अस्सलाम वालेकुम सीरिया चंद में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। हमेशा याद रखें कि हम सबकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शहरी होने के नाते, और हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ ने ये नहीं किया, फ़लाँ ने ऐसे किया। एक अच्छी एग्जाम्पल खुद से स्टार्ट करें और खुद से सेट करने की कोशिश करें। अपने इंटरेक्शंस में पॉजिटिविटी लेकर आएँ, किसी को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं एडवाइस दें, किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, इवन कोई छोटी सी चीज़ भी अगर कर सकते हैं तो लाजमी तौर पर उसे कतराएं नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का मेरा पैगाम ये है कि अमर बिल मारूफ करने के लिए क्या शराइत है। जो अमर बिल मारूफ करता है उसके लिए क्या शराइत है। तो उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है, अमर बिल मारूफ के लिए पहली शर्त यह है कि उसको इल्म भी हो, जिस बात की दावत दे रहा है उसका इल्म भी हो। अगर उसको इल्म नहीं है, जाहिल है, तो वह अमर बिल मारूफ नहीं कर सकता। दूसरी शर्त अमर बिल मारूफ करने के लिए ये है कि जिस काम की वो दावत दे रहा है उसका मकसद इलाए कलिमतुल्लाह है, ताकि अल्लाह का दीन अल्लाह की सरजमीन पे बुलंद हो जाए, अपनी शोहरत मकसूद ना हो। तीसरी शर्त यह है कि जिसको दावत दे रहा हो उसके साथ इसका शफकत का इरादा हो, तकब्बुर का इरादा ना हो। और चौथी शर्त यह है, दावत देते हुए, अमर बिल मारूफ करते हुए हिल्म और शफकत और नरमी के साथ काम ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको भी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन हिकमत बसीरत के साथ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, हम अपनी ग्रोथ को कभी रुकने मत दें। और अगर कोई गलती हो भी जाती है, जो कि हम सबसे होती है, कहीं पर अगर फेलियर का सामना करना पड़ता है, उसे सीखने की कोशिश करें कि अपनी आने वाली ज़िंदगी में जो भी लेसन है उसको अपने साथ लेकर चलें, और वही गलती एटलीस्ट कोशिश करें कि दोबारा ना दोहराएं। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम के हवाले से। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज़ में ही शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर साफ रहेगा। लेकिन अगर उसके साथ साथ बात करें दर्जा हरारत की, तो शहर फैसलाबाद में दिन ब दिन आए रोज़ जो है दर्जा हरारत में इजाफा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। दिन के आगाज़ में आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 26 डिग्री रहने का इम्कान है। लेकिन अगर बात की जाए गर्मी की, तो यूँ महसूस होता है दोपहर के औकात में कि जैसे गर्मी जो है वो दोबारा से वापस आ रही है और दर्जा हरारत में जो है वो भी इजाफा हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही दिन जो है वो ढलता है तो उसके साथ ही दर्जा हरारत जो उसमें भी कमी आ जाती है, और उसके साथ साथ मौसम जो है वो भी एकदम से बदल जाता है। लेकिन अगर बात करें आज के मौसम की, तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आइंदा दिनों के अंदर मौसम जो है दर्जा हरारत में इजाफा होता चला जाएगा। इसके साथ अगर बात करें तो फैसलाबाद में हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% है, जबकि हवाएं जो है वो 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, और हवाएं चलने की वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी तब्दील हो गया। और उसके साथ साथ फैसलाबाद के आइंदा दिनों के अंदर मौसम जो है वो मजीद तब्दील होगा, लेकिन आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना फैसलाबाद शहर के मौसम के हवाले से। एंड इवन दो हम गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं, बट कम्प्लीटली अभी गर्मी नहीं हुई है। इनफैक्ट कल रात काफ़ी मौसम सर्द लग रहा था। कुछ दिन पहले भी धुंध फैसलाबाद शहर में 1 घंटे के लिए तकरीबन इतनी ज़्यादा धुंध हो गई थी कि आपको लिटरली अपने से आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर भी कोशिश करें अपने आप को सेफ रखें। अपनी अगर स्पेशली आप को ठंड जल्दी लग जाती है मेरी तरह,
तो कोशिश करें कोई ना कोई शॉल या स्वेटर लाजमी तौर पे इस मौसम में भी इस्तेमाल करते रहें। हाइड्रेशन का भी खास तौर पे ख्याल रखें और सन प्रोटेक्शन लाजमी तौर पे अपने साथ कैरी किया करें। हर कुछ घंटे के बाद उससे रीअप्लाई करते रहें। अपनी स्किन का भी ख्याल रखें, अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का भी बहुत सारा ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं, अपने आज के फर्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। फैसलाबाद शहर के डिफरेंट इश्यूज़ की हम हमेशा बात करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि ना सिर्फ चीज़ों को डिस्कस करें बट ऑल्सो ब्रेक डाउन करें, रूट कॉज एनालिसिस करें एंड जो भी चीज़ें, चाहे वो प्रॉब्लम्स आपको ऊपरी सतह पर नज़र आ रहे होते हैं बट उसके अगर आप सच में से ब्रेक डाउन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि डिफरेंट और स्ट्रक्चरल इश्यूज हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं जो कि कनेक्ट बैक करते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि थोड़ा लाइट हार्टेड रखें आज के प्रोग्राम को, और जहाँ पर टॉपिक्स मुश्किल हो सकते हैं बट अपने डिस्कशंस को फिर भी कोशिश करें कि पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएं। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे जो कि आज के हमारे इस डिस्कशन में हमारे साथ आएंगे। सबसे पहले हमारे साथ वकास अहमद बेग मौजूद हैं, सिटी 41 सीनियर रिपोर्टर हैं। वकास, आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ सलवत सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद हैं। आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। एंड मैं ये भी बताती चलूँ कि आप हमारे रीजन की पहली खातून कमिश्नर हैं, तो ये बहुत फ़ख्र की बात है हम सब के लिए। एंड डेफिनेटली एज अ फीमेल माई सेल्फ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम प्रमोट कर पाते हैं, पॉजिटिविटी प्रमोट कर पाते हैं और ख़वातीन के लिए अच्छे एग्जाम्पल सेट कर पाते हैं कि वो भी आगे आएँ और अपने मुल्क की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहती हैं वो ज़रूर कर सकें। वकास, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें कि आज के प्रोग्राम में हमारी क्या कोशिश रहेगी और किन चीज़ों को आज हम हाईलाइट करना चाहेंगे? बिल्कुल फातिमा, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारी जो कोशिश रहेगी मैडम सिलवत साहबा की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि शहर के कुछ ऐसे इश्यूज़ जो हैं उन पे हम डिस्कस कर सकें जो कि शायद गुज़िश्ता कई अदवार से जो है नज़रअंदाज रहे या उन पर काम किए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और साथ साथ फैसलाबाद के शहरियों के लिए अब भी मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि अब क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में फैसलाबाद के ज़िले इंतज़ामिया के लेवल पे। तो इसमें दो चार चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम मानी रखती हैं। ख़ास तौर पे सफाई सुथराई के हवाले से हमारे यहाँ जो कमी रही फैसलाबाद में उस पर किस तरह से अब काम हो रहा है, नए तरीके जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। नई इंतज़ामिया जो है कुछ मज़ीद बेहतर करने की ठान चुकी है और कुछ मुहिम जो है वो नई उनका आगाज़ किया गया है। जैसे एक बड़ी अच्छी मुहिम जिसका आगाज़ किया गया जगमग फैसलाबाद। इसके साथ साथ हर बार हम सोचते थे, सुनते थे कि 50,000 पौधे लगाए जाएंगे, 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन इस बार रीजन फैसलाबाद का पौधों का टारगेट जो है वो 28 लाख से ज़ायद जो है वो रखा गया है। तो यही कहा जा रहा है कि फैसलाबाद को क्लीन एंड ग्रीन, और साथ साथ एक नया नाम जो खास तौर पे हमने बचपन से सुना लेकिन सिर्फ कराची के लिए कि रोशनियों का शहर कराची है, तो अब ये कहा जा रहा है कि फैसलाबाद के अंदर मौजूद तमाम तर स्ट्रीट लाइट जो हैं जिनकी तादाद कोई 41,000 के करीब है उन सबको रोशन किया जाएगा ताकि फैसलाबाद भी जो है वो रोशनियों का शहर बन सके। इसके अलावा जश्न बहारा के हवाले से अनाउंसमेंट्स की गई हैं, अगर आप इस पर बात करना चाहें, किस तरह की तैयारियां जारी हैं? जी, थैंक यू वेरी मच फातिमा। मुझे सबसे पहले तो जी मैं आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे मौका दिया आज अपने चैनल के ऊपर लोगों से बात करने के लिए, फैसलाबाद की आवाम से, जो कि हमारे लिए बहुत ही बाइसे एहतराम भी हैं और हमारे लिए बहुत अजीज़ भी हैं हमारे। तो उस हवाले से अभी जैसे वकास साहब भी फरमा रहे थे कि कुछ प्रायोरिटी एरियाज़ जो हैं वो सेट किए गए हैं बाय द डिस्ट्रिक्ट एंड डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके अंदर जो सबसे पहला प्रायोरिटी एरिया हमने अपने लिए जो है सेट किया है वो ये है कि हमने शहरियों के लिए एक बहुत ही साफ़ सुथरा और लिवेबल जो है वो माहौल फराहम करना है। आप जानते हैं कि फैसलाबाद एक सनती शहर भी है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, और यहाँ के चैलेंजेस जो हैं वो गुनागो आपको नज़र आएंगे। वो बहुत ह्यूज चैलेंजेस हैं एनवायरनमेंट के हवाले से। आपने अभी फॉग का जिक्र किया जो बेसिकली अब स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सो शहरियों की ज़िंदगियों में जो है वो उनके सेहत के मसाइल आ रहे हैं, ट्रैफिक के मसाइल आ रहे हैं। सो इन सब चीज़ों को हमने प्रायोरिटाइज़ किया कि इस शहर को हमने मोस्ट लिवेबल सिटी इंशाल्लाह बनाना है, और उस हवाले से हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर काम शुरू किया। जगमग फैसलाबाद जो है ये एक पूरी कम्प्रीहेंसिव प्लान है जिसके अंदर हम इसको ना सिर्फ रोशन करेंगे बल्कि इंशाल्लाह इसको बहुत साफ सुथरा, ग्रीन और एक खूबसूरत शहर की शक्ल इंशाल्लाह देने का ख्याल रखते हैं। और हमारी तमाम टीम्स जो हैं वो इसके ऊपर काम ऑलरेडी करना शुरू हो गई हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ये स्ट्रीट लाइट्स की बात हो रही है, 41,000 से भी ज़्यादा का नंबर जो है वो इस शहर में हमारे स्ट्रीट लाइट्स का है,
और उसमें से अराउंड 60% जो है वो इस वक्त फंक्शनल थी। तो सबसे पहले तो हमने ये कोशिश की है कि जो क्राइम रेट्स हैं वो भी इंक्रीज होते हैं अगर आपकी स्ट्रीट लाइट्स फंक्शनल ना हो। तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि स्ट्रीट लाइट्स जो हैं लोगों की जिंदगियों को, उनके जानो माल को महफूज करने के लिए इन स्ट्रीट लाइट्स को हम फंक्शनल करें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम हो रहा है और आप देखेंगे कि विद इन 1 मंथ फैसलाबाद इंशाल्लाह जो है वो आपको पूरी तरह से वेल लिट शहर के तौर पर नजर आएगा। आज ही हमने लाहौर रोड को जब कल टारगेट किया था तो आज अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर रोड जो है प्रॉपरली वेल लिट है। लेकिन बहुत सी कम्युनिटीज, बहुत से हमारे मोहल्ले, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है। तो ये टारगेट जो खुद के लिए हमने सेट किया है जी वो काफी ह्यूज है और वो ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर हमने इस ह्यूज शहर को पूरी तरह से वेल लिट कर देना है। साथ ही साथ जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, इसकी ग्रीन कवर को इंक्रीज करने के लिए वो भी साथ ही साथ काम करें। और हमारे ये सारा प्लान जो है बड़ा कम्प्रीहेंसिव है। तो आप देख रहे हैं कि हमने अब अपनी प्लांटेशन ड्राइव भी शुरू की है और प्लांटेशन ड्राइव में हमने मीडियंस को, हमारी एक्सेस रोड्स को सबसे पहले फोकस किया है, क्योंकि जब आप शहर में दाखिल होते हैं और अब गर्मी की भी आमद है, हम अभी जो है वो आज का मौसम भी देख रहे थे कि गर्मी जो है वो बढ़ती चली जा रही है और जब तक हम यहाँ पे ग्रीन कवर इंक्रीज नहीं करेंगे, टेम्परेचर्स जो हैं वो जिस तरह से राइज कर रहे हैं लोगों के लिए गर्मियों में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही अब चूंकि बाहर की आमद है और हमारे शहरियों को जो है वो बहुत अरसे के बाद हम एक भरपूर जो है वो देना चाहेंगे एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी कि जहां वो अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर की खवातीन के साथ एक हफ्ता पूरा जो है वो फेस्टिविटी में गुजारें। और ये इंशाल्लाह हम 4 मार्च से शुरू कर रहे हैं। आप देखिएगा कि 4 मार्च से 12 मार्च तक पूरे फैसलाबाद डिवीजन में हर तरफ आपको फेस्टिविटी इंशाल्लाह मिलेगी। मैं चाहूंगी कि हमारे जो फैसलाबाद के अवाम हैं वो इन पॉजिटिव, जो आप बात कर रही थी कि पॉजिटिव एक्टिविटीज में इंगेज करें। तो हर तरह की जनरेशन, आप हर तरह की एज ग्रुप के लिए जो है इसमें इंशाल्लाह बहुत सी एक्टिविटीज प्लान्ड हैं और उसको हम इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे 4 मार्च से। और उसी में मीनवाइल हमारा 8 मार्च का विमेंस डे का भी प्रोग्राम होगा। तो यानी आप देखिएगा कि हर तबका फिक्र के लिए और हर एज ग्रुप के लिए इसमें इंशाल्लाह एक्टिविटीज हैं। एंड जितने भी प्लान्स की आपने बात की बड़े अच्छे साउंड कर रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज, वेल प्लान साउंड कर रहे हैं। आई रियली होप कि फैसलाबाद के शहरियों के लिए एक चेंज और एक नई फिजा देखने को मिले। एंड वकास, इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा जब हम सफाई सुथराई की बात करते हैं, क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव की हमने बात की, शहरी इसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए फातिमा, शहरी किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, आपको पता है कि हम लोग ख़ास तौर पे सिटी 41 जो है वो पहले भी इस बात को पिन पॉइंट करता रहता है कि आप भी अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उसको प्रॉपर तरीके से अदा करें। सिर्फ यही ख्याल ना करें कि इंतज़ामिया आएगी या कोई आएगा और आपके इलाके की सफाई कर जाएगा। अगर कोई सफाई कर चुका है तो उस सफाई को बरकरार रखना, आई थिंक सो कि पब्लिकली जो है वो एक अहम जिम्मेदारी है। शहरियों को चाहिए कि खुद भी जो है वो कचरा फैलाने से, अपनी गलियों के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के ढेर लगाने से जो है वो इज्तनाब करें। ये सिर्फ एक मसला नहीं है। यहाँ पे फैसलाबाद में जो अक्सर इश्यूज सामने आते हैं उनमें यही है कि जितना कचरा शहरी जो हैं वो साफ रोड को गंदा करने के लिए फेंकते हैं, वो ना सिर्फ रोड की गंदगी का बायस बनता है बल्कि इसके साथ साथ वही कचरा जो है उसी में शामिल सिल्ट जो है वो आपके सीवरेज सिस्टम को मुतासिर करती है और फिर सीवरेज के इशू जो हैं वो भी जन्म लेते हैं। अगर आप एक पैराए से, एक कॉर्नर से एक चीज़ को साफ करना शुरू कर देंगे तो आई थिंक सो कि वो बेहतर होगा। जैसे कि मैं एक मिसाल ज़रूर देना चाहूँगा कि सिलवत ने भी कहा, लाहौर रोड जिसे हम शेखुपुरा रोड के नाम से भी जानते हैं, यहाँ हमने देखा कि 2 माह कबल जो है वो चंद एक लाइट जो है हर 10 लाइटों के बाद एक लाइट चल रही थी। लेकिन अब आप सफ़र करना शुरू करें अब तो आपको नज़र आएगा कि निशाताबाद पुल हो ख़ास तौर पे, जो कि बहुत अरसे से नज़रअंदाज था, उसको प्रॉपर तरीके से जो है मेंटेन किया गया है, कलर्स नए कर दिए गए हैं, लाइटें जो है अब शेखपुरा रोड पे आपको रात में तमाम चलती हुई दिखाई देती है। गो कि अब कुछ मज़ीद ज़रूरत है कि इन लाइटों को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और उन जगहों पे जहाँ लाइटें मौजूद नहीं हैं वहाँ लाइटें लगाई जाएँ। लेकिन फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना जो है वो कदर बेहतर होता है। तो यही सूरत हाल है। फैसलाबाद के शहरी अगर इस सफाई को जो है सिर्फ कायम रखने में अपना किरदार अदा कर दें तो मैं समझता हूँ कि ज़िला इंतज़ामिया जिस पॉइंट को लेकर चल रही है, जिस मुहिम को लेकर चल रही है, इसको भरपूर तरीके से कामयाब बनाया जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया जो है वो सफाई मुहिमात करती रहेगी और शहरी जो है
वो उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, उसको बरकरार नहीं रख सकेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है शहर जो है उसी तरह से दोबारा उसी सूरत हाल में वापस आएगा। अभी जो टारगेट किया गया है इंतजामिया की जानिब से वो बड़ा मुनफरद है कि हर डिपार्टमेंट की, अगर वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लें, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बात कर लें, पीएचई की बात कर लें, वासा की बात कर लें, इन तमाम अदारों के मुलाजमीन जो हैं वो यकजान होकर एक ही रोड पर जब काम करेंगे तो 2 दिन का टारगेट जो है वो दिया गया है कि 2 दिन के अंदर एक रोड पे तमाम अदारों के वर्कर काम करेंगे और अपने अपने अदारे से मुतल्लिका जो बुनियादी मसाइल हैं उनका फौरी तौर पे हल करेंगे। तो मेरा ख्याल है जब निकलेंगे तो फिर उन्हें नज़र आएगा कि कहाँ जो है वो मैनहोल का कवर मौजूद नहीं है, कहाँ सीवरेज लाइन रिप्लेस होने वाली है, कहाँ नए पौधे लगाने की जगह मौजूद है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह से कुछ बेहतरी हो सकेगी। वेस्ट मैनेजमेंट इवन दो हम कोशिश तो आप लोगों की तरफ से ज़रूर की जाएगी, लेकिन कहाँ पर आपको लगता है कि अभी भी कुछ एम्प्टी स्पेसेस बाकी हैं जहाँ पर शायद शहरी बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं? और विकास ने भी उस बारे में बात की, लेकिन मैं चाहूँगी अगर स्पेसिफिकली हम बात करें जिस तरह से हमारे यहाँ आप खाली प्लॉट्स में रखते हैं वेस्ट को या आग लगा दी जाती है फॉर एग्जाम्पल, उसको आप रोड्स के ऊपर लोग डिस्कार्ड कर देते, तो ऑल्टरनेटिव क्या होगा और आइडियली किस तरह से शहरी इसमें आपकी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, ये जो बात आपने पॉइंट आउट की है ना, दिस इज़ वेरी रेलेवेंट, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट अपने तमाम रिसोर्सेज डिप्लॉय भी कर ले, जब तक हमारी कम्युनिटी उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी ये तमाम एफर्ट्स जो हैं ये रायगा चली जाएंगी, क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज जो हैं वो फाइनाइट हैं, लिमिटेड हैं, और हम जिस तरह के इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस में से गुजर रहे हैं और फ्यूल प्राइसेस जिस तरह से बढ़ती चली जा रही हैं, हमें इस सब चीज़ों का इदराक भी है और हमारी कम्युनिटी को भी इस चीज़ का बिल्कुल एहसास है कि हमने सबने मिलकर जो है ना अपने मुल्क को इस तरक्की की गामजन पर जो है शाहरा पर गामजन करना है। उसके लिए कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन और उनकी तरफ से इसको प्रॉपरली जो है टेकअप करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से हमने तमाम सिविल सोसाइटी को इंगेज करना शुरू कर दिया है, स्टूडेंट्स और टीचर्स को और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो हमारे जब तक हमारी यंग जनरेशन इसमें उस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेगी हम शायद कभी भी जो है वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। और इस हवाले से हम अपने स्कूल्स और कॉलेजेस को भी जाकर एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स प्लान किए हैं। अपनी सिविक ड्यूटीज़ जो है वो हम चाहेंगे कि हम अपने बच्चों में ही इनकलकेट कर सकें ताकि वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन सकें। और आप देखते हैं कि हम तमाम एफर्ट भी करें तो आपको जा बजा जो है वो इंक्रोचमेंट्स नज़र आती हैं। अगेन वो इन्वायरमेंट के लिए जो है वो बहुत ही हैज़र्डस हैं, क्योंकि आपका चलने का रास्ता जो है उसमें हिंड्रेंसेस क्रिएट हो जाती हैं, ट्रैफिक फ्लो में हमें जो है वो हिंड्रेंसेस फेस करनी पड़ती हैं। सो ये सारी चीज़ें मिलजुल कर जो है वो हमारे शहर का माहौल ख़राब करती हैं। तो ये सब चीज़ों में हम तमाम जो है वो एवरी वॉक ऑफ लाइफ दे नीड टू एक्ट वेरी रिस्पॉन्सिबली। तो मेरी अपील भी है तमाम फैसलाबाद के आवाम से कि हमारा साथ दें और हमारे साथ खड़े हों। हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आपके जहां मसाइल हैं प्लीज़ उनको आइडेंटिफाई भी करें और हमसे जो है वो इंशाल्लाह हम उनको टारगेट टाइम में इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करके दिखाएंगे, लेकिन आपकी तरफ से भी भरपूर कोऑपरेशन की रिक्वेस्ट है। विकास, जिस तरह हम स्ट्रीट लाइट्स की बात कर रहे थे, कुछ सर्टेन एरियाज इस तरह के मौजूद हैं फैसलाबाद शहर में जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं है, बिल्कुल उनके बारे में भी कुछ किया जाएगा? डेफिनेटली फातिमा, इस हवाले से बड़ी डिटेल डिस्कस हुई हमारी इंतजामिया से भी कि ऐसे इलाके जो कि डेफिनेटली एक जब सेटअप बनाया गया, स्ट्रीट लाइट्स जब लगाई गई, जैसे जैसे इलाके बढ़ते हैं, आबादी बढ़ती है, वैसे वैसे इन पे डेवलपमेंट वर्क जो है वो हो रहा होता है। अभी नए इलाके जो हैं उनके साथ साथ मैं पहले यही कहूँ कि जिस तरह मैडम ने बताया कि 60% लाइटें पहले चल रही थी और 40% जो है वो बंद पड़ी थी। पहला टारगेट ये है कि उनको चलाया जाए। इसके बाद जो नए इलाके हैं जिनकी एप्लीकेशन जो हैं वो मूव हैं मुकामी आबादियों की जानिब से या साबका अदवार में कुछ पॉलिटिक्स की जानिब से, पॉलिटिशियन की जानिब से जब दरख्वास्तें आती हैं, उनका डेवलपमेंट बजट निकलता है तो उस हवाले से फिर नए काम जो है वो होते हैं। अभी नए इलाकों को टारगेट करने के बजाय
सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए इंतज़ामिया मौजूदा रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए जो चीज़ें हैं उनको फाइंड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो शहरी भी डेफिनेटली हमारे शहर के शहरी हैं जिनकी गलियों के अंदर स्ट्रीट लाइट्स जो है मौजूद नहीं है, जिनके बाज़ारों में स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है। उस हवाले से जो है वो बजट प्लान किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ नई डेवलपमेंट स्कीम जब आएंगी निगरान सेटअप के बाद तो उन इलाकों के अंदर जो है वो भी कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ एक और भी स्ट्रीट लाइट के साथ साथ इशू था और वो था कि एक तो अंधेरा और अंधेरे में सड़कों पर मौजूद खड्डे। अब उन खड्डों को बंद करने का जो है वो सिलसिला शुरू किया गया है कि कम से कम अगर कोई रोड नया बनने वाला नहीं है उस पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकती है तो वो कर ली जाए, पैच वर्क जिसे हम कहते हैं वो मुकम्मल कर लिया जाए, जिसके बाद कम से कम सफ़र जो है वो आसान हो सके। इसके साथ साथ फातिमा मैं ये भी जिक्र करूँगा कि हमारे यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ ये बुनियादी मसाइल एक नहीं दो नहीं दर्जनों की तादाद में है। जैसे सीवरेज के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ सीवरेज के मुस्तकिल मसाइल जो है वो 8-8, 10-10 साल से मौजूद हैं। इलाका मकीन जो है वो एहतजाज करते हुए आ रहे हैं। हमारे यहाँ ही ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहाँ इंतहाई अफसोस के साथ हमने देखा माजी में कि लोगों ने अपने जनाजे तक सीवरेज मतलब पानी वाली गलियों से गुजारे। तो उन इलाकों में मेरा ख्याल है कि अभी काम किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें ख़ासतौर पर जड़ावाला रोड का इस्लामपुरा बड़ा पॉपुलर है इस हवाले से कि पानी जो है वो साल के 12 महीने वहाँ पे खुश्क नहीं होता। इसी तरह हमारा शमशाबाद का इलाका है, जंग रोड पे सैफाबाद का इलाका है, ये बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कि घिरे हुए हैं मसाइल के अंदर। मेरा ख्याल है कि अगर उनकी जानिब भी तवज्जो दी जाए तो एक एक करके किसी इलाके के एक मसले को भी अगर हल किया जाए तो कुछ रिलैक्सेशन जो है वो वहाँ की मुकामी आबादी को ज़रूर मिल सकेगी। एंड डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज हैं और हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, बट हमेशा गवर्नमेंट पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी चाहिए। एज शहरी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे भी और पूरी भी करेंगे। लेकिन उससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे फैसलाबाद शहर के डिफरेंट कुछ मसाइल के हवाले से भी और कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में भी हमने बात की है, किस तरह से शहरी अपना किरदार अदा कर सकते हैं, अपनी तरफ से अपने कंट्रीब्यूशन को बेहतर और इम्प्रूव कर सकते हैं। वकास, ब्रेक में आप मुझे बता रहे थे कि किस तरह से फर्टिलाइजर्स को लेकर और किसानों को लेकर कुछ बेहतर इक़दाम किए गए हैं। अगर आप उनके बारे में भी बात करना चाहें, एंड जो चीज़ आपने कही और मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगी वो कि किसान क्योंकि शहरी इलाकों से कई दफ़ा दूर होते हैं तो उनके मसाइल शायद वहीं रह जाते हैं। कम्युनिकेशन गैप भी होता है, कुछ फासला भी है, कुछ कम्युनिकेशन गैप भी है, उस तरह से उनके मसाइल हाईलाइट नहीं हो पाते। और जबकि हमारे मुल्क की प्रोग्रेस में हमारी इवन आवाम की डे टू डे ज़िंदगी में इतना इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें इस बारे। बिल्कुल फातिमा, इस हवाले से मैं खुद भी जब आप कुछ थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से किसान जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा होगा। किसान के लिए गवर्नमेंट की जानिब से फैसिलिटेशन ये दी गई कि यूरिया खाद का एक बैग जो है उसकी कीमत 2400 समथिंग 2440 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई। लेकिन सूरत हाल ये बनी कि मुनाफाखोरी जो है वो जो है किसान को ले डूबी। अब किसान इस कदर मुश्किल में आ गया कि या तो यूरिया खाद की एक बैग जो है उसे 2800-3000 में मिला, या फिर यूरिया मिलने के बजाय इंपोर्टेड यूरिया जो है वो मंगवा के किसान को जो है वो दी गई बामरे मजबूरी के किसान जो है वो अपना वक्त पास कर सके। लेकिन आपकी बात कि चूँकि किसान गांव में है और गांव शहर से दूर है तो गांव के मसाइल जानने में कुछ वक्त जो है वो ज़्यादा लग जाता है, जो कि मेरे ख्याल में नहीं लगना चाहिए। तो अब इस पर जब नज़र दौड़ाई गई, मिस सिलवत ने जब कार्रवाइयाँ शुरू की खाद डीलर्स के खिलाफ, तो यही शहर जहाँ से खाद मिल नहीं रही थी, खाद की अवेलेबिलिटी जो है वो मौजूद नहीं थी। अब किसी के गोदाम से जो है वो 1800 बैग्स बरामद हो रहे हैं, किसी के गोदाम से जो है वो 2300 बैग्स बरामद हो रहे हैं। तो उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कराने का सिलसिला जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से शुरू किया गया है। और मेरा ख्याल है कि हमें शहरी हदूद के साथ साथ दही ज़िंदगी के बारे में भी बात भी करते रहना चाहिए। मीटिंग्स, इजलास और उनकी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए भी हमें जो है कोशा रहना चाहिए। चूँकि किसान अगर अपनी फसल जो है वो काश्त करेगा तो ही नेक्स्ट ईयर या उस फसल के इख्तिताम पे पब्लिक जो है वो किसी चीज़ को सस्ते दामों खरीद पाएगी। वरना महंगाई के इस दौर में जो हर चीज़ महंगी होती जा रही है, किसान की एक आइटम है यूरिया, इसके अलावा बाकी उसके बहुत से काम हैं।
अगर उसको यूरिया ही जो कि बुनियादी आइटम है वो उसे सरकारी रेट पे या तयशुदा रेट पे नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली उसकी फसल की जो कास्ट है वो इंक्रीज होती जाएगी और फिर उस फसल की कटाई के बाद जब वो मार्केट में आएगी तो डेफिनेटली बर्डन जो है वो ओवरऑल सब पे आएगा। तो इस तरफ तवज्जो दिए जाने के बाद अब मैं समझता हूं कि किसानों के लिए शायद इस बार कुछ रिलैक्सेशन हो कि यूरिया खाद जो है वो फैसलाबाद में मिल सके। अभी तक गुज़िश्ता 4-5 दिनों के अंदर अगर मैं बात करूं तो ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि टोबा, झांग और चनियोट के अंदर जो है वो भी कार्रवाइयाँ की गई। फर्टिलाइज डीलर जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनसे गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा किया गया, जो यूरिया का स्टॉक था वो भी बरामद किया गया। और ना सिर्फ बरामद किया गया बल्कि अब गवर्नमेंट ये शुरू कर चुकी है ज़िला इंतज़ामिया कि उसको सरकारी रेटों पर जो है वो फ़रोख्त करवा रही है किसानों में ताकि किसान तक वो पहुंच सके। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि मैडम भी कुछ अपनी मिस सिलवत भी अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनके बारे में बताएं कि किस तरह से मज़ीद रिलीफ मिल सकेगा। ठीक बात है जी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसान जो है ना बेसिकली हमारी मेन स्टे जो है हमारी इकोनॉमी का वो एग्रीकल्चर ही है आज भी। और अगर हमारे किसान खुशहाल हैं तो दैट मीन्स कि हमारी तमाम जो है ना वो आवाम खुशहाल है। उस हवाले से किसानों के लिए जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स भी हैं और इनपुट्स जो हैं इनमें आप देखें कि एक आपको ट्रेंड नज़र आता है राइजिंग प्राइसेस का। और इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए बहुत से जो हैं वो अनासिर ऐसे भी आ जाते हैं, हमारे अंदर कुछ ब्लैक शीप भी मौजूद होते हैं जो कि इस सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस पे पूरी तरह से जो है वो हमने इस चीज़ की कॉग्निजेंस ली और पूरे डिवीज़न के अंदर एक भरपूर मुहिम का आगाज़ किया गया कि ओवर चार्जिंग और होर्डिंग जो है ये किसी सूरत जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। किसान जो हैं वो हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी है। हमारी टेबल पर जो है तमाम आप देखिए कि जो आइटम्स हैं, फूड आइटम्स जो हैं वो हमारे किसान की जो है ना वो ब्लड एंड स्वेट का नतीजा है। तो हमें जो है उनके लिए पूरी तरह से जो है वो आसानी से उनको तमाम जो है इनपुट्स उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है। तो ये सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए एक्सप्लॉयटेशन जो की जा रही थी अब उसके ऊपर हमने एक क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है। और होर्डिंग हमें बिल्कुल इसकी शिकायत थी, उस शिकायत पर जब कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया तो थोड़ा सा जाहिर है उस हवाले से दूसरी तरफ से शोर भी उठा, लेकिन इंशाल्लाह इस पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है और इंशाल्लाह हम किसान को जो है वो कंट्रोल्ड रेट पर तमाम इनपुट्स जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। आपने बात की प्राइस कंट्रोल की भी, एंड कितना इम्पोर्टेंट है प्राइस कंट्रोल को लेकर जितने भी स्टेप्स आप लोग ले रहे हैं, एंड एज अ सोसाइटी क्या पैगाम देंगी हमारे व्यूअर्स को प्राइस कंट्रोल को लेकर? बिल्कुल जी, हम ऑलरेडी इन्फ्लेशन को देखते हैं कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स जो हैं वो काफ़ी राइजिंग ट्रेंड है उसका, और वो इस तरह से हो गए हैं कि लोगों के लिए मुश्किल होती चली जा रही है कि अपनी बुनियादी ज़रूरत के आइटम्स जो हैं उनको ही जो है वो महीने के लिए पूरा कर लेना। तो उस हवाले से प्राइस कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो है ना दे आर ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब इस तरह के ट्रेंड्स नज़र आते हैं तो मैंने इसी तरह जैसे कहा कि कुछ हमारे दरमियान अनासिर ऐसे भी होते हैं जो लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी एक्टिविटी जो है ना जी ये सुबह सवेरे से शुरू हो जाती है और आप देखेंगे हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो हमारी मंडियों के अंदर मौजूद होते हैं और रोटेशन के ऊपर हर ऑफिसर की इस तरह ड्यूटी है जिसमें इवन डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो भी मंडियों का विजिट कर रहे हैं, ऑक्शन रेट को मॉनिटर करते हैं और वहाँ से जो है हमारी प्राइस लिस्ट जो है वो नोटिफाई हो जाती हैं और वो तमाम डिवीज़न में पहुँचा दी जाती हैं। उसके बाद फिर हमारा शुरू होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का और उसकी इन्फोर्समेंट का टाइम। उस हवाले से हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डेली बेसिस के ऊपर बड़ी भरपूर तरीके से कर रहे हैं। जहां ओवर चार्जिंग की शिकायत मिलती है, कीमत ऐप है उसके ऊपर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो आप हमें डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जहां आपको कहीं नज़र आती है आप उसकी तस्वीर लें ओवर चार्जिंग की और फौरी तौर पर ज़िले इंतज़ामिया को या डिविजनल इंतज़ामिया को आप आगाह करें। इंशाल्लाह उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होगी। विकास, जब आप इन सारे इश्यूज़ को देखते हैं क्या आपको लगता है कि इनमें से कुछ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, एंड क्या प्रायोरिटी ऑर्डर आपके ख्याल में हो सकता है? फातिमा, बिल्कुल मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन एक जो बात पहले हो रही थी मैं चाहूँगा कि मैं उस पर थोड़ा मिस सिलवत की मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँ कि हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र का एक जिक्र हो रहा था किसान के लिए।
चंद एक गिनी चुनी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान के अंदर किसान के लिए खाद बना रही हैं या उनको मुहैया कर रही हैं। अब उनकी जो फैसलाबाद में डीलरशिप है उसके हवाले से इंतजामिया के पास जो है वो कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं कि किस कंपनी की कितनी डीलरशिप जो है वो फैसलाबाद में है। अच्छा, उसका फ़ायदा डीलर्स ये उठाते हैं जिससे मसाइल जन्म लेते हैं कि एक शख्स ने फैसलाबाद की डीलरशिप जो है वो किसी कंपनी के लिए फैसलाबाद के नाम पे कोटा मंगवाया, लेकिन वो खुद रिहायशी है किसी दूसरे ज़िले का और वो खुद रहने वाला है किसी दूसरे ज़िले का, तो फैसलाबाद का पूरा कोटा जो है वो उस तरह से दूसरे ज़िले में शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसा ये एक बड़ा मसला है। तो मैं चाहूँगा कि अगर इस जानिब थोड़ी सी तवज्जो हो और एक डिटेल्ड जो है वो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के साथ अगर ज़िला इंतज़ामिया लाइजोन बनाए तो खाद जो है इन फ्यूचर उसका स्टॉक करना भी नामुमकिन बन जाएगा किसी मुनाफाखोर के लिए, और साथ ही साथ जो है वो लोगों को, किसानों को हर चीज़ जो है वो बर वक्त मुकर्रर करदा रेट पे मिलती रहेगी। अगर आप कुछ कहना चाहें। जी बिल्कुल ज़रूर। इसमें बड़ा एक एलेबोरेट सिस्टम जो है ना वो गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया था जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है और हम फिजिकल वेरिफिकेशंस भी करते हैं, बल्कि यहाँ तक कि उन फिजिकल वेरिफिकेशंस का हमने एक मिनिमम स्टैंडर्ड भी सेट किया हुआ है कि 95% से लो अगर आप फिजिकली वेरीफाई नहीं करें उस स्टॉक की जो कि आपके लिए रवाना किया गया बाय पर्टिकुलर कंपनी, तो फिर हम जो है वो उन डीलर्स के खिलाफ भी और तमाम जो रिलेटेड के उसमें लोग हैं इस सप्लाई चेन में उनके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं। ये जो डीलर्स की रजिस्ट्रेशन है ये कंपनीज के साथ है और डीलर्स और सब डीलर्स अब दोनों जो हैं वो, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों के ऊपर कुछ हमें मैल प्रैक्टिसेस नज़र आ रही हैं और उनकी कॉग्निजेंस हमने ली है क्योंकि हमने इस सिलसिले में काफ़ी गहराई में जाके इस मामले को जो है वो जब एग्जामिन किया तो हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले, कुछ ऐसी अनासिर हैं जो ऐसे कल्प्रिट्स हैं जो कि कोलूजन में हैं और वो आपको डीलर के तौर पर तो शायद उनका कारोबार बहुत मुख्तसर नज़र आता है, लेकिन सप्लाईज जो हैं वो उनको उनकी उस डीलरशिप की निस्बत बहुत ज़्यादा मिल रही हैं और वो यहाँ सप्लाई होने के बजाय कुछ और जगहों पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उनकी। तो वो अब हम इंशाल्लाह लेकर आ रहे हैं जी अपनी सूबाई और जो है फेडरल गवर्नमेंट दोनों के नोटिस में, ताकि इस मामले के ऊपर एक कम्प्रीहेंसिव जो है वो प्लान किया जाए और इसमें कंपनीज को जो है वो भी ऑन बोर्ड किया जाए और उनके साथ इसको हम टेकअप करें। तो लेकिन ये तमाम मामला जो हैं ये ज़ाहिर है इंटर गवर्नमेंटल हैं और इसके अंदर हम ज़ाहिर है एक दिन में तो शायद नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट इसकी मामले की गहराई तक हम पहुंच ज़रूर गए हैं। बिल्कुल। इससे पहले हम इसी को ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरियस एंड में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात की डिफरेंट एस्पेक्ट्स की जो कि इस वक्त कोशिश की जा रही है कि फैसलाबाद शहर को लेकर ओवरऑल इन्फ्लेशन को लेकर टैकल किए जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और एक चीज़ जो कि हम हमेशा नोटिस करते हैं वो पंक्चुअलिटी को लेकर है एंड इट इज़ समथिंग जो कि एज ए सोसाइटी हम शायद प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। वकास, अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें। पंक्चुअलिटी के हवाले से हम इस बात पर अब तो जो है सूरत हाल दो टोक सी हुई पड़ी है फैसलाबाद में। अफसरान जो है वो खासे परेशान हैं कि उन्हें टाइम के हवाले से जो है वो बड़ा पाबंद किया जा रहा है कि सुबह अपने वक्त पे ऑफिस पे पहुंचे। अच्छा, पहले ये होता था कि अफसरान को कह दिया जाता था, हिदायत कर दी जाती थी कि वक्त पे पहुंचे। अब उस पर बाकायदा एक मॉनिटरिंग का सिलसिला शुरू है। हमने देखा है कि मिस सिलवत के पास अगर ऑफिस में 10 बजे के करीब हम मौजूद हों किसी इंटरव्यू की घर से, तो मॉनिटरिंग टीम जो है वो रिपोर्ट कर रही होती है आके कि मिस फलां ऑफिसर जो है वो 9:30 बजे ऑफिस पहुंचा है, फलां जो है वो इतने बजे पहुंचा है। तो इस हवाले से बड़ा दो टोक स्टांस जो है वो दिया गया कि अब जो टाइम पे नहीं आएगा फैसलाबाद में कोई भी सरकारी ऑफिसर जो है वो अपने ऑफिस में, तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई में जो है बिल्कुल देर नहीं की जाएगी। इस तरह हमने देखा कार्रवाइयाँ जो है वो की भी गई मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अफसरान के खिलाफ, और यही वजह है कि अब अफसरान जो है सुबह सुबह अपने ऑफिस में लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। और इसके साथ लोगों के मसाइल का हल होना जो है वो तो एक टाइमली प्रोसेस होता है कि कुछ टाइम लगता है हर मसले के हल में, लेकिन जब ऑफिसर किसी भी शहरी को अपने ऑफिस में मौजूद मिल जाता है तो शहरी की आधी दाद रसी जो है वो वहीं पे हो चुकी होती है कि कम से कम उसकी बात सुनने वाला कोई है। अब जो टाइम मुकर्रर किया गया है और इस पर इतनी सख्ती किस वजह से की गई है और इससे क्या फ़ायदा होगा, इस पर तो मज़ीद रोशनी जो है वो मिस सिलवत ही इसमें कहूँगा कि आप कुछ बताएं इस हवाले से।
बिल्कुल जी, वक्त की पाबंदी जो है ना, ये तो हम सबको मतलब हमारा मज़हब भी इवन यही ताकीद करता है कि हमने वक्त की पाबंदी करनी है। आप देखिए कि नमाजों का टाइम भी इसी तरह से मुकर्रर करता है। अब आप ये होता है कि 9 बजे का टाइम है अगर ऑफिस का, और अगर ऑफिसर्स और हमारा अमला जो है वो 10 साढ़े 10 बजे तशरीफ़ ला रहे हों और लोग जो हैं बाहर वो ख्वार हो रहे हों और इंतज़ार में हों कि जी हमारे जो है वो ऑफिसर्स और बाकी लोग जो हैं वो आएंगे और फिर हमारी जो है वो कंप्लेंट्स को सुनेंगे, तो 2 चीज़ों के ऊपर मैंने जो है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस किया। उसमें पहले तो ये कि आपको यू नीड टू लीड बाय एग्जांपल। तो सबसे पहले तो ये कि मैं सबसे पहले खुद भी मैं ऑफिस में मौजूद हूँ उस वक्त पे जो कि मुकर्रर करता है, और दूसरी चीज़ ये कि लोगों को, सबको, अपनी टीम को मोटिवेट करूँ कि वो अवेलेबल हों लोगों के लिए, एक्सेसिबल हों, और लोगों की टाइम जो है वो उनको प्रॉपर भी दें उनकी, और साथ ही साथ उनके मसाइल का फॉलो अप भी करें। तो ये सबसे पहले जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपकी टीम में जो है ना वो एक मैसेज ऑलरेडी चला जाता है। अच्छा, आपने कोई डिफरेंस देखा है आफ्टर दिस चेंज के अगर जल्दी आ रहे हैं या वक्त पर पहुंच रहे हैं अफसरान, तो क्या उससे कोई विजिबल डिफरेंस आपको नजर आता है? बिल्कुल जी, आप देखिए जब आप टाइमली चीज़ों को लेकर काम करना शुरू कर देते हैं तो मेरा तो खैर इस पे बिलीफ ये भी है कि इवन उस काम में बरकत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप कम वक्त में ज़्यादा काम कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये है कि हमारे लोग जो हैं, हमारे ऑनरेबल आवाम, वो जो है ना वो उसकी परेशानी में बहुत हद तक कमी वाक़या हुई है कि अब जो है वो ऑफिसर्स का टाइम जो है वो डेडिकेटेड है, और ये प्रैक्टिस मैंने खुद से शुरू की है कि एज लॉन्ग एज आई एम इन ऑफिस मैं लोगों को एक्सेसिबल रहूं। उसकी वजह ये हुई है कि उससे एक इम्पैक्ट ये क्रिएट हो रहा है कि तमाम हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, एलाइड डिपार्टमेंट्स, उनमें भी ये मैसेज जो है वो इसी तरह से जो है वो गया है, और अब लोग जो हैं वो अवेलेबल हो रहे हैं मसाइल के हल के लिए भी और उनकी दादरसी के लिए भी। विकास, आपने कोई ऑब्जर्वेशन अगर आप अपनी शेयर करना चाहें इस चीज़ को लेकर के क्या फ़र्क पड़ता है, एंड स्पेशली टाइम इज़ मनी, एंड जो वक्त को वैल्यू नहीं कर पाते वो अक्सर औकात आप पीछे रह जाते हैं दौड़ के अंदर, ज़िंदगी की दौड़ के अंदर। एंड अगर हम ग्लोबली देखें तो टाइम को बहुत फॉलो किया जाता है, प्रायोरिटाइज किया जाता है, पंक्चुअलिटी को बहुत वैल्यू किया जाता है। एज ए सोसाइटी कहाँ पर लूप होल्स मौजूद हैं जो कि ऑफकोर्स फिर हमारे इदारों में, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, हमारी कंपनीज में, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी नजर आते हैं? फातिमा, इसकी मिसाल मैं सबसे पहले यूँ लूँगा कि हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी अहम है कि नज़्म और ज़ब्त के हवाले से हर चीज़ में, हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है कि कोई भी काम हो तो कितार के अंदर हम असेंबली में डिसिप्लिन, बिल्कुल। लेकिन वो डिसिप्लिन जो है, वो डिसिप्लिन जहाँ होना चाहिए उसके साथ साथ जब ऐसी जगहों पे आता है कि जहाँ वो नहीं होना चाहिए, ख़ासतौर पे जैसे हमारे यहाँ कितार का एक सिलसिला चल निकला और हमने देखा कि यूटिलिटी स्टोर के बाहर कितार, आटे की ट्रक लगा हुआ है तो उसके बाहर कितार, बैंक में बिल जमा करवाना है तो उसके बाहर कितार, इवन सरकारी दफातर में आपने अफसरान से मिलना है तो कितार या इंतज़ार। कितार या इंतज़ार में फंसा शहरी जो है वो अपनी एक आम मजदूर आदमी जो है, जिसको कमिश्नर साहबा से या डिप्टी कमिश्नर से या किसी और सरकारी ऑफिसर से कोई काम है, अगर तो उसको पता है कि 9 बजे 10 बजे उसको अपना ऑफिसर जो है वो अवेलेबल होगा, तो वो अपने जहां रूटीन में काम जाता है वहां कुछ 1 घंटे की रिलैक्सेशन ले सकता है। लेकिन अब जब उसको अंदाज़ा ही नहीं होता था कि मैंने ऑफिसर के पास जाना है, ऑफिसर मौजूद होगा नहीं, 1 घंटा 2 घंटे 5 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, तो डेट टाइम उसके लिए खासा डिफ़िकल्ट होता था कि वो पूरा दिन अपना जो है, पूरी दिहाड़ी अपनी जो है वो ज़ाया करेगा और फिर किसी एक काम के लिए बैठेगा। काम होना ना होना ये फिर एक बात की बात है। लेकिन अब शहरियों को ये ज़रूर है, उनको पता है कि टाइम टेबल है, वो 9 बजे जाएंगे तो डिप्टी कमिश्नर अपने ऑफिस में जो है वो मौजूद होंगे, शिकायत उन तक पहुंचा दी जाएगी और फिर कोई भी शख्स जो है वो अपने दूसरी काम की जानिब गामजन हो सकेगा। इस टाइम से सबसे फ़ायदा जो है वो ये होगा कि अफसरान जब सुबह सुबह पहुंचेंगे, फ्रेश होंगे, ऑफिस की वो जो फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं वो पेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो सकेगी। चूँकि दिन भर जब शहरी मुसलसल आप शहरियों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लोग आपको मसाइल बता रहे होते हैं, तो डेफिनेटली ऑफिसर भी चूँकि इंसान ही हैं तो थकते हैं। लेकिन सुबह सुबह फ्रेश टाइमिंग के अंदर जो ऑफिशियल काम है, जिसमें डाटा निकालना है, जिसमें ऐसे मसाइल जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, कुछ केसेस हैं, उन पर डिस्कशन हो सकती है अपने मातहत अमले से, उस पर इंक्वायरीज जो है वो बेहतर अंदाज में हो सकती हैं। तो यही अब कुछ फ़र्क जो है वो दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों से फैसलाबाद में
कि शहरी जो है वो जिस ऑफिस में जाते हैं वो अपना काम करवा के वहाँ से क्विकली मूव कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे अपना वक्त जो है वो ज़ाया करें। चूँकि बहुत सी दूसरी लाइनें भी मौजूद हैं, तो अगर सरकारी दफातर के अंदर भी लाइनें लग जाएंगी तो वो खासा मुश्किल हो जाएगा। अब इन लाइनों को मेरा ख्याल है तोड़ा जा रहा है, जो कि गैर ज़रूरी थी। आटे की आपने बात की वकास, जिस तरह आपने फर्टिलाइजर्स की हम बात करते थे, होर्डिंग की बात करते थे, उस तरह से आटे के साथ क्या सिचुएशन है? क्या ये शॉर्टेज मसनूई है? जी बिल्कुल, ये हमारा जो है ना, ये आप समझ लें कि एक वो पीरियड है जहाँ पर अब हमारी, क्योंकि गंदम जो है वो मार्केट में कुछ अरसे में आप देखेंगे कि नई गंदम आ रही होगी, तो ये हमारा जो वीन पीरियड है इसके अंदर हमें थोड़ा सा ये स्ट्रेस जो है कई दफ़ा नज़र आता है। इस दफ़ा जो है हमारा टारगेट इसीलिए उससे लास्ट टारगेट से वीट प्रोक्योरमेंट का काफ़ी बड़ा है, और ये जो इतना टॉल ऑर्डर है इसके लिए भी हमने इसीलिए आज ही से तैयारी शुरू की है। और वीट प्रोक्योरमेंट के हवाले से हमारी तैयारी भी मुकम्मल है कि हमने तमाम गिरदावरी जो है वो एक दफ़ा रीअसेस कर ली है, अपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं वो फार्मर्स जहां पर हमारे पास गंदम की कल्टीवेशन की गई हुई है। हमने उसकी ऑलमोस्ट जो है उसकी यील्ड के हवाले से भी असेसमेंट्स अपने मुकम्मल कर ली हैं। आटा जो है ये इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डिवीज़न में कहीं पे भी इस वक्त उसकी शॉर्टेज नहीं है। कुछ इसमें शुरू में मसाइल थे कि इसकी हमने ट्रकिंग पॉइंट्स जो थे वो मुझे नज़र आया कि कुछ कम है, जिस वजह से आपको ये कितार और इंतज़ार की जहमत जो है ये इससे हमारे शहरियों को गुजरना पड़ा था। तो इनको हमने ऑलमोस्ट डबल कर दिया और इतनी सप्लाईज को हमने बढ़ा दिया और हमने फार ऑफ प्लेसेस पे ये ट्रक्स जो हैं इनको भिजवाया ताकि लोगों को जो है वो आटे के हसूल में, क्योंकि आटे की सब्सिडी काफ़ी बड़ी है और ये गरीब आवाम को जो है वो हुकूमत ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया हुआ है, तो वो आटा जो है उसके हसूल के लिए लोगों को इस तरह से मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रकिंग पॉइंट्स ऑलमोस्ट डबल हैं। तो अब आपको देखिएगा कि आपको ये कितारें भी ट्रकिंग पॉइंट्स पे नहीं मिलेंगी इंशाल्लाह। एंड इस सारी सिचुएशन में जहाँ पर हम रेट या प्राइस कंट्रोल की बात करते हैं वकास, आवाम का क्या किरदार हो सकता है? देखिए, आवाम का सबसे पहला तो किरदार ही हो सकता है कि मैं जो पॉइंट हमेशा से अपने लिए भी ये तसव्वुर करता हूँ कि अगर कहीं आपके साथ ओवर चार्जिंग हो रही है, वो चाहे 1 रुपए की है, चूँकि मामला जो है वो चंद पैसों से शुरू होता है और फिर ही लाखों तक जाता है, तो अपने हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। गवर्नमेंट ने कीमत ऐप के नाम से एक ऐप बना रखी है, उस पर शिकायत बहुत कम है शहरियों की। शहरियों को चाहिए कि अगर कहीं भी ओवर चार्जिंग हो रही है तो वो भी उसकी निशानदेही करें, चूँकि अफसरान जो है, एक अफसर जो है उसके पास एक बड़ा इलाका है, बड़ी मार्केट है, तो हर पॉइंट पे चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी वहाँ पे उसको मुकम्मल तौर पे सर्वे नहीं कर सकते। तो अगर शहरी जो है वो अपना राइट इस्तेमाल करना शुरू करें, शिकायत करनी शुरू करें, कीमत ऐप मौजूद है, डिजिटल वर्ल्ड है, सबके पास मोबाइल है, अगर कहीं कोई ओवर चार्जिंग हो रही तो उसकी शिकायत जरूर करें। इवन ओवर चार्जिंग के साथ साथ मैं समझता हूँ स्टॉक के हवाले से शहरी जो है वो बड़ी रहनुमाई कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है, मुझे ये ज़रूर अंदाज़ा होगा कि मेरे इलाके के अंदर किस दुकानदार के पास किस चीज़ की गाड़ी सुबह आ रही है, शाम को आ रही है, कौन सा माल उतर रहा है। तो अब एक चीज़ मार्केट में आपको नज़र आ रहा है कि इवन फैसलाबाद में शहरियों ने ऐसा किया भी कि सरकारी आटा जब होने के बावजूद गैर मौजूद हुआ तो फिर शहरियों ने खुद से शिकायत दर्ज करवाना शुरू की। ऐसे शहरी पकड़े गए जो गवर्नमेंट का ग्रीन थैली वाला आटा जो है वो सस्ते दामों सब्सिडाइज रेट पर जो है वो लेते थे और उनके बैग्स चेंज करके उसको महंगे दामों फरोख्त करते थे। तो ऐसे बहुत से अवामल जो है वो हमारे ही इस माशरे के अंदर मौजूद है, तो उनकी निशानदही करके भी आप कहीं ना कहीं इस्लाह का जो है एक पॉइंट वो रख सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा बल्कि ओवरऑल भी जब एक मिसाल सेट होती है तो फिर उसके बाद उस पर कुछ बेहतर भी होता है। गिविंग बैक एंड पेइंग इट फॉरवर्ड मुझे हमेशा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारी आवाम को, फैसलाबाद शहर के शहरियों को कुछ कहना चाहें इस बारे में। बिल्कुल जी, हमारे फैसलाबाद के अवाम जो हैं बहुत बाशऊर हैं, अपने हकूक़ से आगाह हैं और जानते हैं कि जो है वो ज़ाहिर है जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी गवर्नमेंट की तरफ से उनको वो क्या क्या फैसिलिटीज़ एक्सटेंड होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी है और उसके बाद जो है वो हमारी एसेंशियल आइटम्स की अवेलेबिलिटी है और सप्लाईज़ की रेस्टोरेशन है। लेकिन साथ ही साथ हमारे जो फैसलाबाद के अवाम हैं, मेरी उनसे अपील है कि वो आएँ और हमारा साथ दें और हमारे साथ खड़े हों मसाइल की जो है वो निशानदही में और उसके तदारुक में,
और उनका बहुत पॉजिटिव रोल है ऑलरेडी भी, लेकिन मैं मज़ीद अपील करूँगी कि वो चाहे वो सेहत के मसाइल हों, तालीम के मसाइल हों, सफाई सुथराई के हवाले से हों, डेवलपमेंट वर्क्स के हवाले से हों, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो माशाल्लाह से इतने जो है दे आर सो वेल अवेयर कि वो जानते हैं कि अगर कहीं डेवलपमेंट का काम हो रहा है और उसकी क्वालिटी में जो है डाउट है तो वो तब भी इसका जो है वो निशानदही करें और वो आगे बढ़ें। तो अपना रोल प्ले करें। हम ये मुल्क हमारा है, ये शहर हमारा है और हमने ही इसकी तरक्की में जो है वो अपना किरदार अदा करना है। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज हमारा फर्स्ट हाफ फैसलाबाद शहर को लेकर कुछ डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से हमने बात की, कोशिश की कि ना सिर्फ प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करें बट ऑल्सो कुछ पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करें। शहरी अपने किरदार किस तरह से अदा कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पर, ऑफिशल्स पर डाल देते हैं बट ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकेला कुछ भी नहीं हो सकता, तो आपने कोशिश करनी है अपना किरदार पूरी तरह से अदा करें। इससे पहले कि अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएं, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज के भाव मोहम्मद बिलाल ठोकर हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे रेट्स के हवाले से। जी बिलाल। अच्छा, बिल्कुल मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज जुमेरात की रैली जो है वो जारी कर दी गई है। रैली के ऊपर नजर दौड़ाएं, जबकि सब्जियों में भी तेजी देखी जा रही है और तेजी का सिलसिला जारी है, जबकि फलों में केला जो है वो ऊंची उड़ानें भरता देखा जा रहा है। सबसे पहले सब्जियों के ऊपर नजर दौड़ा लें तो प्याज 10 रुपये सस्ता हुआ है 170 से 160, अदरक थाईलैंड 10 रुपये महंगा हुआ है 530 से 540, लीमू चाइना 5 रुपये महंगा हुआ है 115 से 120 रुपये किलो, टिंडी 5 रुपये महंगी हुई है 65 रुपये से 70 रुपये किलो, करेला 10 रुपये सस्ता हुआ है 180 से 170 रुपये किलो, घिया कद्दू 10 रुपये महंगे हुए हैं 85 से 95 रुपये, मटर सब्ज 15 रुपये सस्ते हुए हैं 170 से 155, गाजर 8 रुपये किलो महंगी हुई है 32 से 40 रुपये किलो, मूंगरे 5 रुपये सस्ते हुए हैं 70 से कम होकर 65 रुपये किलो, भिंडी तोरी 15 रुपये सस्ती हुई है 190 से 175 पे आ गई है, सेब काला कुल्लू 280 पे है, सेब सफेद 190 पे है, अमरूद 135 रुपये किलो पे है, केला 10 रुपये दर्जन महंगा हुआ है 220 से 230 रुपये दर्जन पे जा चुका है, मौसमी फी दर्जन 126 पे है, माल्टा और शकरी 126 पे है, किन्नू स्पेशल 310 पे, अंगूर टॉफी 400, अनार कंधारी 390, अनार बदाना 400 550 रुपये पर बरकरार है। तो कीमतों का अगर देखें तो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर दिखाई देती है। हफ्ते का आज चौथा रोज है, महंगाई बढ़ती दिखाई दे रही है। आम आदमी पर गुज़िश्ता 2 हफ्ते से मुसलसल 2-2% का इजाफा जो है बढ़ा है और आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, जबकि आने वाले दिन भी देखें सस्ता प्रोटीन समेत सब्जियां महंगी होती दिखाई दे रही है, जो कि आम आदमी की पहुंच से दूर है और 1 महीने बाद जो है रमजान मुबारक का आगाज होने को है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना मार्केट में रेट्स की क्या सूरत हाल है, एंड मेक श्योर करें कि अगर आप कहीं से भी खरीदारी कर रहे हैं तो वहाँ पर रेट लिस्ट मौजूद होनी चाहिए। आप देखें कि क्या आपको कहीं एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं किया जा रहा है, एंड कहीं पर भी आपको लगता है कि एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है, रेट लिस्ट मौजूद नहीं है, वहाँ से खरीदारी बिल्कुल मत करें और फौरी तौर पर इस तरह के लोगों को रिपोर्ट करें। हमेशा याद रखें कि ये शायद आपको कुछ रुपए का डिफरेंस नज़र आ रहा हो या 10 रुपये 15 रुपये का डिफरेंस नज़र आ रहा है, बट वो सिर्फ शुरुआत होती है और आगे चलते चलते वो मजीद कोशिश करना शुरू हो जाते हैं कि ओवरचार्ज करें लोगों को। तो हमेशा जैसे आपको लगता है इवन कुछ रुपए का डिफरेंस भी हो, वहाँ से खरीदारी बिल्कुल भी मत करें। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। फैसलाबाद शहर में क्राइम की क्या सिचुएशन है इसके ऊपर बात करेंगे, एंड जड़ावाला में क्या सिचुएशन है इसके ऊपर भी बात करेंगे। डिफरेंट तरह के इशूज़ जो कि क्राइम से रिलेटेड यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से उनको सॉल्व किया जा सकता है, क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं, कहाँ पर डिफरेंट तरह के चैलेंजेस लिमिटेशंस मौजूद हैं, एंड वंस अगेन शहरी अपना किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं। तो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जो कि हमारा इस डिस्कशन में साथ देंगे। सबसे पहले हमारे साथ तैयब मकबूल मौजूद हैं, सिटी 41 क्राइम रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ बिलाल महमूद सुलहरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एसपी जड़ावाला डिवीजन है, इससे पहले एएसपी फैसलाबाद भी रह चुके हैं। आपको भी वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। तैयब, जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि फैसलाबाद शहर की क्राइम की सिचुएशन के बारे में बात करेंगे, जड़ावाला के बारे में भी बात करेंगे, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें। फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। जड़ावाला जो डिवीज़न है उसमें मेरा ख्याल में 9 सर आपके पुलिस स्टेशन हैं।
8 पुलिस स्टेशन हैं। जिस तरह हमारे लालपुर डिवीज़न के हैं उतने ही उसमें पुलिस स्टेशन हैं, लेकिन उसका और क्राइम की सिचुएशन, क्राइम का मेथड और तरीकाकार सिटी की निस्बत काफ़ी डिफरेंट है। स्ट्रीट क्राइम कंपैरेटिवली कम है वहाँ पे। हमारे सिटी एरिया में स्नैचिंग बहुत है, थेफ्ट बहुत है, नकबजनी, बलगड़ी, सब कुछ वहाँ पर ये चीज़ें बहुत कम हैं। वहाँ पर अदरवाइज कोई दूसरे तरीकों के क्राइम ज़्यादा हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। को मर्डर कह ले शायद दूसरे डिवीज़न से 1-2 ज़्यादा कंपैरेटिवली होता होगा। वहाँ पर ज़मीनों के आपस में वो झगड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन ओवरऑल अगर क्राइम देखा जाए तो फैसलाबाद के जो 3 बड़े डिवीज़न हैं जिसमें मदीना, इकबाल और लालपुर डिवीज़न शामिल हैं, उनके निस्बत जड़ावाला और सदर डिवीज़न में क्राइम बहुत कम है। स्ट्रीट क्राइम भी कम है और दीगर भी जो क्राइम है वो कम है। आप ये थोड़ी बहुत मंशियात, नारकोटिक सेल है, लेकिन वो भी बाकी डिवीज़न की निस्बत वहाँ पे कम है। इसके अलावा अगर आप आज के इश्यूज देखते हैं, आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चैलेंजेस हैं जड़ावाला और फैसलाबाद में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है हमारे लिए वो ये है कि पब्लिक जो है वो पुलिस के साथ उस तरह कोऑपरेट नहीं करती जिस तरह करना चाहिए। सॉरी, पुलिसिंग जो है वो आजकल बल्कि हमेशा से होती ही कम्युनिटी पुलिसिंग है कि पब्लिक और पुलिस जो है वो मिलकर ताउन करके क्राइम को कंट्रोल करते हैं। जैसे इन्होंने तैयब भाई ने फरमाया, जड़ावाला जो एरिया है वहाँ पे अक्सर गांव है और एक छोटा सा शहर है, उसके दरमियान लोग एक दूसरे को जानते हैं। इसलिए जो नॉर्मल बड़े शहरों में जैसे पीपल्स कॉलोनी है और इस तरह के डेवलप्ड एरिया से फैसलाबाद के, वहाँ पे जो स्ट्रीट क्राइम है, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम निस्बतन कम है, मगर यहाँ पे हीनस क्राइम जो संगीन जराइम है वो बहुत ज़्यादा है। और संगीन जराइम पे का जो सद्देबाब है वो लोग आपस में मिलजुल कर ही सकते हैं। जब लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं तो लोगों को चाहिए कि उसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से या पुलिस के जरिए रिजॉल्व कर लें छोटे लेवल पे, बजाय इसके कि हम छोटी मोटी लड़ाइयों को पसे पर्दा करते जाएं, उन्हें अंडर द कारपेट जो है हम भेजते जाएं और अल्टीमेटली वो किसी बड़ी लड़ाई की सूरत इख्तियार करे, कोई फायरिंग हो जाए, कोई ऐसी लड़ाई हो जाए कि किसी को ज़्यादा चोट आ जाए। तो जब तक लोग और पुलिस, सिटीजन और पुलिस मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करेंगे तब तक हम क्राइम पे काबू पाना हमारे लिए मुश्किल है। तैयब, हम बार बार देखते हैं कि फैसलाबाद शहर में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट इसके रीजंस हैं, जिसमें इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी भी है। शहरियों पर इसका क्या असर होता है और साइकोलॉजिकली क्यों डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट स्ट्रेसर्स आपको इस तरफ लगा देते हैं कि आप गलत रास्ते, 2 नंबर रास्ते तलाश करने लग जाते हैं? फातिमा, सबसे पहले जो इकोनॉमिकल सिचुएशन इस वक्त हमारे कंट्री की बन चुकी है, उसमें लोग आप देखें रोज़गार हर बंदे की ज़रूरत है। हमारा मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारे डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था कि ये इंडस्ट्रियल सिटी है। हमारी इस वक्त 60% प्लस इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। हमारे मिलियंस में जो वर्कर्स हैं फैक्ट्री के वो आउट ऑफ सिटी से आए हैं, पूरे मुल्क के हर शहर से, इवन कराची तक, हैदराबाद से, आप बलोचिस्तान के एरिया से, केपी के गिलगित बल्तिस्तान, तमाम एरिया से वर्कर्स यहाँ पर आते हैं। वो रोज़गार की तलाश में आते हैं। जब आप देखें 60% से ज़ायद आपकी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है तो वो लोग बेरोज़गार हो गए हैं। इससे ज़्यादा इंडस्ट्री पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। यहाँ अगर 60% बंद हुई है तो आप कराची, शेखुपुरा, सियालकोट ले लें, 40-50% वहाँ पर भी बंद हुई है। अब ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ ये कुछ आता है, वो या तो टेक्सटाइल की या किसी और प्रोडक्ट बनाने वाली को मशीनरी, सिर्फ उसको ऑपरेट कर सकते हैं और काम कोई नहीं इनको आता। उनको रोज़गार नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली वो लोग क्राइम की तरफ सोचेंगे और मुतबादला हल कोई नहीं है। सबसे बड़ी जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्राइम बढ़ने की समझता हूँ वो स्टेट को समझता हूँ। वो कोई भी हुकूमत हो, स्टेट की सबसे पहले जिम्मेदारी है कि उनको रोज़गार फराहम किया जाए। उनकी बेसिक नीड्स, एजुकेशन की और हेल्थ की, वो सियासत की, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उनको प्रोवाइड करे। मैं समझता हूँ कि अगर क्रिमिनल माइंडेड कोई भी नहीं होता, आप शायद 1-2% लोग हों शायद जो बाई नेचर क्रिमिनल हों, अदरवाइज तो जो उनके माहौल हालात है
वो उनको क्रिमिनल बनाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर इकोनॉमिकल इश्यूज ही है जिसकी वजह से लोग जुराइम की तरफ आते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारी आवाम वेल अवेयर है, एंड क्योंकि हमारा फोकस आज फैसलाबाद और जड़ावाला पर है, क्या डिफरेंस देखा आपने दोनों शहरों की ओवरऑल पॉपुलेशन में? जी, फैसलाबाद के लोग निस्बतन ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जड़ावाला में फैसलाबाद जो जड़ावाला एक सिटी है और बाकी उसके इर्द गिर्द गाँव हैं। जो सिटी है उसमें लोग पढ़े लिखे हैं, इर्द गिर्द के गाँव में पढ़ाई लिखाई का रिवाज कम है, लोग अमूमन ज़मींदारा या ऐसी चीज़ करते हैं। जैसा अभी तैयब कह रहे थे, वहाँ पे यही सूरत हाल है कि जो लोग खासतौर पे खुड़े वाला इंडस्ट्रियल स्टेट आता है हमारे पास, वहाँ पे जो जॉब करते थे इर्द गिर्द के गाँव के, वो तकरीबन 60-70% लोग जो हैं अब वो जॉबलेस हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई जरिए मुआश नहीं है, तो शायद मजबूरन या कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से उन्हें छोटे मोटे क्राइम की तरफ आना पड़ता है। सो जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसी तरीके से जो नौजवान है उसके लिए सोशलाइजेशन की, फिजिकल एक्टिविटीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, पार्क्स नहीं है, पब्लिक प्लेसेस नहीं है। तो इसी तरीके से उनके लिए कोई पब्लिक डिस्कोर्स के लिए जगह नहीं है कि वो जहां आके आपस में डिस्कशन कर सके या उनको गाइड किया जा सके कि अगर आप आजकल आपके पास 6 महीने फ्री हैं तो आप इन 6 महीने में ये प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के मुख्तलिफ सोशोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से लोग आजकल जो थोड़ा सा हमें इंक्रीज क्राइम रेट देखने को मिलता है, वो लोग इसकी तरफ राग़िब हो जाते हैं। जड़ावाला में जनरली लोग फैसलाबाद से कम पढ़े लिखे हैं और उस कम पढ़े लिखे होने की वजह से थोड़ा सा वायलेंट क्राइम हमें ज़्यादा नजर आता है। क्या आपको लगता है कि हमारी रिसोर्सेज, अगर हम फैसलाबाद शहर को देखें इन कंपैरिजन टू जड़ावाला, कहाँ पर स्टैंड करते हैं? नहीं, फातिमा अल्टीमेटली देखें वो एक रूरल एरिया में आ जाता है, उसमें रिसोर्सेज कम हैं। हालांकि अच्छा एक बात, शायद एसपी साहब ये बात ना करें, उनको डिपार्टमेंटल उनके को होगा, वहाँ पे रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे सिटी एरिया में रोड्स कंपैरेटिवली अच्छे डेवलप हैं। होता क्या है कि अगर आपको किसी जुर्म को चेस करने के लिए, मौका पर पहुँचने के लिए फैसलाबाद में रोड्स बने हैं, इवन गलियाँ भी बनी हैं। आप अगर 10 मिनट में रिस्पॉन्स करते हैं तो उस एरियाज में आपको डबल टाइम लगता है, आपको देहात के अंदर से गुजरना पड़ता है, टूटे रोड है वहाँ पे। अच्छा, फिर एक और बात भी है, आप उन एरियाज में बिल्कुल 0 मीटर ब्रांड न्यू गाड़ी वहां पे दे दें, आप उसका 6 माह बाद हाल देखिए क्या होता है, क्योंकि वो रोड उस किस्म के हैं, वहां वो रिसोर्सेज ही नहीं है, वो रोड्स ही नहीं है जिनकी जहां पर गाड़ियां मूवमेंट कर सकें, जा सकें। लेकिन अब ये जुल्म ये होता है कि वहां पे जहां ज्यादा रूरल एरिया में हमें रिसोर्सेज पुलिस को देने चाहिए, वहां पे कम है। नफरी की अगर बात हम करें तो जड़ावाला डिवीजन में लैलपुर डिवीजन की निस्बत कम नफरी है, और एरियाज जो आप रकबा के लिहाज से देखें तो मेरा ख्याल में जड़ावाला सबसे बड़ा डिवीजन होगा। क्यों सर, ऐसे ही है ना? जी, जड़ावाला और सदर रकबा के लिहाज से। अब एक जो पुलिस स्टेशन है उसमें 50-50 विलेजेस भी आते हैं जिनका बहुत बड़ा रकबा है, मुरब्बों में है वो लोग, उसमें नफरी भी वहां पे कम है, उनके पास बाइक्स भी कम है, उनके पास गाड़ियां भी उस कंडीशन की नहीं है। आप सिटी में देखेंगे आपको नई गाड़ियां मिलेंगी पुलिस की, जो बिल्कुल थर्ड हैंड, सेकंड भी थर्ड हैंड गाड़ियां वो उन रूरल एरियाज में दी जाती हैं। हालांकि फर्स्ट हैंड गाड़ी, सेकंड हैंड गाड़ी यहाँ पे चल सकती, रोड्स कंपैरेटिवली बेहतर है, वहां पे ब्रांड न्यू गाड़ी ही चलेगी। ये चीजें, अच्छा अब कहा जाता है जी वो देहाती इलाका है, उसमें ऐसी बात नहीं। मैं समझता हूँ यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम है, वहां पर सबसे सीरियस क्राइम है, वहां पर मर्डर है। वहां पे लोग जमीनों पर कब्जा करने के लिए अरसा दराज से ओल्ड एनिमिटी चली आ रही है, कई लोग उस दुश्मनी की वजह से एक्सपायर हो चुके हैं। वहां मैं समझता हूं ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है, लेकिन ये सदर और जड़ावाला को हमेशा ही इग्नोर किया गया, रूरल एरिया समझ के इसको। अगर आपके एक्सपीरियंस में आप बात करना चाहें जड़ावाला की रिसोर्सेज में क्या कमियां हैं, बजटिंग आप देखते हैं वहां पर कहां पर कंस्ट्रेंट्स आपको नजर आते हैं, ओवरऑल क्राइम की जो सिचुएशन है कितनी मुश्किल लगी आपको नेविगेट करनी? रिसोर्सेज में इशू ये है जी कि हमारा फिजिकल एरिया बड़ा है। अगर मुझे सही याद है तो 1750 स्क्वायर किलोमीटर है, और जैसा इन्होंने फरमाया 300 से ज़्यादा विलेजेस हैं, और अगर हम इजाफी आबादियाँ शामिल करें तो 650 से ज़्यादा विलेजेस आ जाएंगे शायद। सो इस सारी सूरत हाल की वजह से, और सिर्फ ये कि पहले 7 थे अब 8 थाने हो गए हैं, तो उनके लिए जो हमारे पास व्हीकल्स खासतौर पे अवेलेबल होती हैं जिन्होंने क्राइम पे रिस्पॉन्ड करना है, या बाइक्स हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो विद इन टाइम, हमारे लिए एक अच्छा टाइम होता है 6-7 मिनट में हम अगर क्राइम सीन पे पहुंच जाएं,
मगर जो प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि अगर हम 30 मिनट्स में पहुंच जाएं तो ये हमारी कामयाबी होती है, क्योंकि विलेजेस हैं उनमें कच्चे रास्ते हैं। कच्चे रास्तों के अलावा ये हो सकता है कि बारिश हुई हो, गाड़ी फंस जाए या इस किस्म की कोई और चीज़ हो। सो हमें वाकई रिसोर्सेज तो ज़्यादा चाहिए, मगर फ्लिप साइड पे ये है कि फैसलाबाद में पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है। कम एरिए में शायद पीपल्स कॉलोनी और मदीना टाउन में मिला के पूरे एक जड़ावाला शहर से ज़्यादा लोग रह रहे होंगे या उसके 100 गांव से ज़्यादा लोग रह रहे होंगे। तो अब क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है तो इसलिए यकीनन वहाँ पे रिसोर्सेज भी ज़्यादा होंगी। सो हमारे साथ वही प्रॉब्लम है जो एक्चुअली बलूचिस्तान के साथ प्रॉब्लम है कि एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन स्कार्स है और उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली रिसोर्सेज वो नहीं मिल पाती। सो मेरा ख्याल है कि हमेशा ऐसे ही रहेगा जब तक हमारे यहाँ भी अर्बनाइजेशन नहीं शुरू होती। हाउएवर अब अर्बनाइजेशन शुरू हो गई है, जड़ावाला फैसलाबाद रोड पर अब नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, उसकी वजह से फ्लक्स आ रहा है, लोग गांव से उठ के वहाँ पे आ रहे हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है। वहाँ पे जब वारदात हो जाती है तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आपने कहा कि 650 गांव इजाफी आबादियाँ मिला के, क्या आप बयान करेंगे? बिकॉज मैं जब आप वो नंबर कह रहे थे तो मैं लिटरली 1 मिनट के लिए सरप्राइज हो गई थी। आप बताना चाहेंगे किस तरह से ये गांव टैकल करते हैं, और अगर आप 650 आबादियाँ, 8 थाने, कैसे मैनेज हो पाते हैं? जी देखिए, क्योंकि हर थाने ने पहले अपनी जगह मैनेज करनी है, उसके बाद उनके ऊपर STPOs हैं जिन्होंने उन रेलिवेंट थानों को मैनेज करना है, और फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डिवीजन को मैनेज करने की। सो व्हेनेवर देयर इज एन इशू, और अगर वो असल विलेज है, इजाफी आबादी में प्रॉब्लम होता है, असल विलेज है तो वहाँ पे कोई ना कोई, आपको पता है पहले नंबरदारी सिस्टम होता था, कोई ना कोई नंबरदार होता है, कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जिससे कोऑर्डिनेट करके आप मामले की तह तक पहुँच सकते हैं। कोई ना कोई पुलिस वाला होता है उस गांव का जिसे आप बुला के पूछ सकते हैं कि क्या हुआ था। सो आपको बिल्कुल रूरल पुलिसिंग, बेसिक पुलिसिंग की तरफ जाना पड़ता है, जहां पे आपको ग्रास रूट से लोगों को टच करके इन्फॉर्मेशन आती है। वो जो टेक्निकल हम तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं शहर पे, वो कई दफ़ा वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। हाउएवर लोगों से मैंने शुरू में अर्ज किया था कि हम कम्युनिटी पुलिसिंग से चीज़ों पे काबू पा सकते हैं। तो जब हम लोगों से कोऑर्डिनेट करते हैं, लास्ट टाइम व्हेन आई वाज ASP इन जड़ावाला, सो वी हैड अ मीटिंग विद ऑल दी नंबरदार्स, हमने सारे नंबरदारों को बुला के किया, फिर उसका एक ग्रुप बनाया। अब जब मैं वापस आया उन्होंने मुझे उस ग्रुप में दोबारा ऐड किया है। सो व्हेनेवर देयर इज समथिंग, मैं रेलिवेंट नंबरदार को फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये ओल्ड एनिमिटी है, ये ज़मीन पे कब्जे का इशू है, आप बताएंगे कि क्या था, और वो कुछ इलाके के मौजूदीन को ले आता है। तो जो 2 पार्टीज़ हैं जिनका इशू है, उसके अलावा हमारे पास एक थर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी आ जाता है। जो आपने कहा कि क्राइम फाइटिंग या यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा जड़ावाला में, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। आई वाज ASP इन पीपल्स कॉलोनी, देन इन जड़ावाला, देन इन रायविंड। सिवाय पीपल्स कॉलोनी के तमाम जो हैं वो रूरल एरियाज या सेमी अर्बन एरियाज ही रहे हैं। और तो मेरा ख्याल है कि सेमी अर्बन और रूरल एरिया में पुलिसिंग का मार्जिन भी ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको चैलेंजेस तो ज़्यादा होते हैं मगर परफॉर्म करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होती है, जगह भी ज़्यादा होती है। शहर में खुरा नहीं निकल सकता, किसी का वारदात हो तो फुटप्रिंट नहीं निकल सकता, हमारे यहाँ फुटप्रिंट भी निकल आता है। हमने रिसेंटली एक वारदात फुटप्रिंट के ज़रिए ट्रेस की कि वो किस तरफ से आए थे। इसी तरीके से यहाँ पे कैमराज अगर नहीं है तो लोग हैं जो बताते हैं कि वो जो बंदा आया था उसका हुलिया ऐसा था, वो हमारे गांव का नहीं लगता, वो लगता है कि फलाने गांव का हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट जो है वो हमारे लिए करामत साबित हो जाती हैं। फिर यहाँ पे अगर कोई फ़ोन लेके जाता है तो वो फ़ोन 3 या 4 मार्केट्स के यहाँ पे डिस्पोज ऑफ करेगा या वो फैसलाबाद ले जाएगा, तो हो सकता है हम उससे ट्रैक कर लें। सो वी हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज, ऑल्दो इट इज़ डिफरेंट, दिन के 18 घंटे ही मांगता है, बट उसके बावजूद आई थिंक द एक्सपीरियंस इज एंजॉयबल, इट्स गुड। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज डेफिनेटली जब आप अर्बन एरियाज में रहते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट कि किस तरह की इजाफी आबादियाँ या रूरल एरियाज मौजूद हैं। कितना मुश्किल आपके ख्याल में पुलिसिंग के लिहाज से चीज़ें होती हैं जब आप रूरल एरियाज को अर्बन एरियाज से कंपेयर करते हैं? फातिमा, वहाँ की पुलिसिंग कंपैरेटिवली आसान है सिटी एरिया के निस्बत। यहाँ पे आप जिसको छेड़ेंगे वो किसी ना किसी मिनिस्टर का मामे चाचे का बेटा ही निकलेगा। मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, अगर वो किसी बड़ी शख्सियत, सो कॉल्ड बड़ी शख्सियत मैं कहूँगा, उसके साथ भी उसका मुलाजम भी रहा है तो उसकी भी नंबर प्लेट बड़ा सारा लिखा ही होगा। मैं समझता हूँ वो लोग सादा लोग हैं, वो पुलिस से कोऑपरेटिव बड़े हैं, वो लोग नंबरदारी सिस्टम में, ठीकरी पैरा सिस्टम में, वो लोग सर्दियों में धुंध की रातों में
उनके लड़के रातों को जाके गांव के दाखिली खारजी रास्तों पर पहरा देते हैं, पूरी रात अलर्ट रहते हैं। मैं समझता हूं वहां की पुलिसिंग आसान है, थोड़ी मुश्किल रिसोर्सेज की वजह से जरूर है। वो लोग आपके साथ बहुत कोऑपरेट भी करते हैं। पुलिस जो सिटी में पुलिस पे बर्डन्स बहुत है, मैं समझता हूं आप सबसे पहले अपने अफसरान को भी आपने सिक्योरिटी देनी है, उनके घरों को भी सिक्योरिटी देनी है, आपने सियासी लोगों को भी सिक्योरिटी देनी है। आपकी आधी पुलिस फोर्स तो मिनिस्टरों की सिक्योरिटी पे लगी हुई है, उनके घरों की सिक्योरिटी पे लगी हुई है, उनके बच्चे भी निकलते हैं तो आपको वो सिक्योरिटी देनी पड़ती है। फिर जो हसास यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं उनको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, आपको एसओपी है, आपको ठीक है सेक्रेटरियल इश्यूज हैं। उसके अलावा यहाँ पे दफ्तरों में बहुत ज़्यादा जो नफरी है वो खपत है उनकी। सीपीओ दफ्तर देखा जाए तो शायद 500-600 लोग तो वहीं पर हैं। मेरे ख्याल में आप ब्रेक लेनी है, बाकी अगर आपकी इजाजत प्लीज चलें, आपकी इजाजत के साथ बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ है। वेलकम बैक सिरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं डिफरेंट क्राइम से रिलेटेड, चाहे वो पुलिसिंग की बात करते हैं, चाहे वो और डिफरेंट चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। इट्स डेफिनेटली समथिंग जो आई नो कि कॉम्प्लिकेटेड रही है इन द पास्ट, बट शहरी अगर अपना किरदार अदा करें तो उससे चीज़ें बहुत हद तक इम्प्रूव की जा सकती हैं। उसी के ऊपर बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन कितनी इम्पॉर्टेंट रही है पुलिसिंग को लेकर, क्राइम रेट को कम करने को लेकर। जी, जब तक हम क्राइम का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तब तक मुश्किल है कि हम उसको रोकने के लिए ठीक स्ट्रेटजीज बना सकेंगे। सो पुलिस के लिए इन द पास्ट ईयर्स काफ़ी सी चीज़ें डिजिटलाइज हुई हैं। जो हमारा रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है उसे हम PSRMS कहते हैं, पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो भी FIR रजिस्टर्ड होती है उसमें एक E-टैग लगा होता है, QR कोड लगा होता है जिसे आप स्कैन कर सकते हैं। व्हेनेवर यू गिवन एप्लीकेशन इन अ पुलिस स्टेशन तो आपको एक कंप्यूटराइज्ड स्लिप मिलती है जिस पर E-टैग लगा होता है। वही स्लिप अल्टीमेटली जब FIR होनी होती है तो उस पर कन्वर्ट होती है और वो रिकॉर्ड हो जाता है टाइम कि आपने एप्लीकेशन कब दी थी और अल्टीमेटली कितना टाइम लगा उसके FIR में कन्वर्ट होने में। सो ये सब कंप्यूटराइज्ड है। इसी तरीके से हम सबका रिकॉर्ड जब बाहर जाना होता है तो अक्सर आप पुलिस वेरिफिकेशन लोग मांगते हैं, तो हम जब किसी बंदे का ID कार्ड नंबर और मजीद इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो उसको सारा रिकॉर्ड आ जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी मुझ पर पर्चा हुआ था, अब इसका फैसला हो गया तो इस पर से निकाल दिया जाए। मगर अगर एक दफ़ा FIR हो गई आप पे तो हमेशा, या आपने किसी पे FIR कराई तो उसका रिकॉर्ड हमेशा के लिए परपेचुअल रिकॉर्ड है, वो हमेशा आएगा। ऐसे ही हमारे पास और बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें रोप है एम्प्लॉयज़ की रजिस्ट्रेशन का। आम तौर पे ये मैं लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जो आपके घर पे मुलाजमीन हैं जो आप काम के लिए रखते हैं, बहुत दफ़ा देखने में आया है ख़ासतौर पर आई वाज इन पीपल्स कॉलोनी के वो मदीना टाउन में W ब्लॉक में और किसी और में बार बार ख़वातीन को काम के लिए रखते थे और वो उनको कुछ खिला पिला के बेहोश करके चीज़ें ले जाती थी। और जब हम जाके पूछते थे कि आपने इनका इंदराज कराया था पुलिस स्टेशन में तो वो कहते थे जी नहीं। तो आप हमेशा जब मुलाजमीन रखें तो उनके ID कार्ड से इंदराज हो जाता है, इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, उसकी कोई फीस भी नहीं है। उनका जब रिकॉर्ड आ जाता है तो फौरी तौर पर वो पता चल जाएगा क्या उन्होंने पहले कभी क्रिमिनल एक्टिविटी की है या नहीं की। तो अपनी सेफ्टी के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। ऐसे ही जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनके लिए सिस्टम है, हमारा होटलाइज सिस्टम है, होटल में जो लोग मूव इन मूव आउट करते हैं। ट्रैवलाइज सिस्टम है जो ट्रैवल स्टेशंस पे लगा होता है, ट्रेन स्टेशंस पे लगा होता है। सो हमारी बहुत सी IT इनिशिएटिव्स हैं। ये कंप्लेंट वाला सिस्टम है कि लोग कंप्लेंट करते हैं और ऑटोमेटेड हमारे पास आ जाती है। सो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, अभी भी चल रहा है, उस पर भी हमारी कंप्लेंट्स आ जाती हैं। सो अ लॉट ऑफ सिस्टम्स आर देयर, बट आई थिंक कि अभी भी एक वक्त आएगा जब हम उन सबको इकट्ठा करके एक जगह पे कर देंगे, वो यूनिफाइड नहीं है। अच्छा, फोरेंसिक्स के बारे में भी अगर आप ब्रीफली बात करें। जी, जब भी हमारे यहाँ कोई हीनस वारदात होती है, कोई खुदा न खास्ता हाउस रॉबरी होती है या मर्डर होता है, तो हमारे पास PFSA की फैसिलिटी अवेलेबल है फैसलाबाद में। वी कॉल देम और फोरेंसिक लैब वाले आकर उसके तमाम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, वेदर उसका ब्लड हो, अगर बॉडी उधर ही पड़ी हो तो वो उसकी फोटोग्राफी करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जब हमें कभी कोई अननोन बॉडी मिलती है तो उसके फिंगरप्रिंट्स उठा लेते हैं, जो फिंगरप्रिंट्स हम बाद में नादरा से मैच करवा लेते हैं। अगर वो उसका ID कार्ड बना हो, जो अमूमन बना होता है, तो हमारे पास उसकी आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। इसी तरीके से DNA मैचिंग भी ये करते हैं। और भी तमाम फैसिलिटीज़ जिसपे फिंगरप्रिंट उठाना, उसको मैच करना, हमारे रिकॉर्ड से जो CRO का रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उससे मैच करना, वो सारे काम हमें फोरेंसिक्स करके देती है।
अगर फॉरेंसिक्स ना हो तो मेरा ख्याल है बहुत से केसेस हमारे ना ट्रेस हो सके, तो बड़ा एक बैकबोन का किरदार अदा करती है। हाउएवर आई फील कि दिस इज अ प्रॉब्लम ये है कि हमारे आईओस को फैसलाबाद से कई दफ़ा लाहौर जाना पड़ता है। वो हमारे लिए टाइम का भी उसमें इशू होता है अनफॉर्चुनेटली, और वो कॉस्ट का भी इशू है। अगर एक PFSA का लैब ऐसी बन जाए कि हमें हमारे आईओस को बार बार लाहौर ना जाना पड़े, तो मेरा ख्याल है हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाए। तैयब, डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जदीद तरीक़ेकार और तशवीश करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए कितने हद तक इस वक्त इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और क्या आने वाले वक्त में उसको इम्प्रूव किया जा सकता है? अच्छा, पहले मैं जो सलाही साहब ने बात की PFSA की, मैं आपको बता दूं फातिमा, उनका रिजल्ट इस कदर ऑथेंटिक है कि पूरी दुनिया में उसका रिजल्ट ऑन किया जाता है। आपको पता है पाकिस्तान की बहुत कम इस किस्म की कोई लेबॉरेटरीज हैं जिनका रिजल्ट ऑन किया जाता है, उसका रिजल्ट ऑन किया जाता है आउट ऑफ कंट्री भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी। दूसरी बात, फैसलाबाद में उसका कलेक्शन सेंटर बन चुका है, उसमें बहुत सारी जो स्पेसिमन है वो यहाँ पर वो कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद लेकिन रिपोर्ट लाहौर से आती है। अगले फेज़ में यहाँ पर टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, ये हमने सुना है, और अल्लाह करे ये शुरू हो जाए। हमारी स्ट्रेंथ पहले ही कम है, जब हम हमारे आईओस को पूरा दिन PFSA सिर्फ रिपोर्ट लेने के लिए बैठना पड़ता है और कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो हमारा इन्वेस्टिगेशन का काम डिस्टर्ब होता है। जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में जिद्दत की, डिजिटलाइजेशन की बात है फातिमा, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ पूरी होनी चाहिए। आप के एक आईओ के पास अगर 200, 150 तफ्तीशें हैं, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। आप उसको जितना मर्जी डिजिटल इक्विपमेंट दे दें, रिसोर्सेज दे दें, लेकिन इंसानी कैपेसिटी है ना, किस हद तक वो चीज़ों को कर सकता है। अच्छा रिजल्ट आपने लेना है तो लिमिटेड उसको इन्वेस्टिगेशन दें, ताकि वो अपनी पूरी स्किल के साथ वो इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे करे। जब आप उसको 150 एट ए टाइम उसके पास इन्वेस्टिगेशन मौजूद होंगी, उस बेचारे ने जब रेड करना है तो मुहर्रिर की मिन्नतें करता होगा कि मुझे को 2 कांस्टेबल दो, मैंने रेड करने के लिए जाना है। उसके बाद डिजिटल सिस्टम है, उसने लोकेशन ले भी ली है कि उसकी वहां पर जाने के लिए गाड़ी मौजूद नहीं, आपके साथ जाने के लिए कांस्टेबल अमला मौजूद नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़ा जुल्म, ये जो 2002 पुलिस आर्डर बना है, ये सबसे बड़ा जुल्म है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। जिस काम के लिए सिर्फ SP साहब या DSP साहब ने पूछना था, 10 ऑफिसर पूछने वाले हैं। एक ही मिसल को लेके वो सबसे पहले इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, फिर सेक्शन में भी जाएगा, सर्कल ऑफिसर अलग बुलाएगा, एक ही मिसल में टाउन SP साहब अलग बुलाएंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन अलग बुलाएंगे, CPO RPO अलग बुलाएंगे। ये तो ऐसे उनके साथ तो मजाक है बेचारों के साथ। और एक ही मिसल में 2-2, 3-3 ऑफिसर उसको शो काज दे रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि एक ही जुल्म की एक ही सजा मिलेगी ना, उसको 3-3 लोग शो काज दे रहे हैं एक ही मिसल में। कोई नहीं पूछ, वो कहेगा सर SP साहब को छोड़े, मैं SSP इन्वेस्टिगेशन, मैं क्या कह रहा हूं। ये उनको बेचारों को ना वैसे ही पागल किया हुआ है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को। ये बिल्कुल फ्लॉप सिस्टम है, ये जो पुलिस आर्डर 2002 है। ये मेरा कहना है, SP साहब का इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है, ना वो करेंगे। देखें, अगर आपने ये करना है, इन्वेस्टिगेशन वॉच एंड वॉच अलग अलग किया है, इनको स्ट्रेंथ फैसलाबाद में 30,000 प्लस की नफरी में चाहिए, 15,000 उसके लिए, 15,000 इन्वेस्टिगेशन के लिए, तब जाके आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। आपके पिछले साल 44,000 क्राइम FIR अराउंड दर्ज हुई थी 2022 में। अब जो सिस्टम चल रहा है, जिस तरह ID साहब कह रहे हैं, 40 मुकदमा दर्ज करें, उन्हें भी चाहिए। अब आप देखिएगा 70-80,000 पर जाएगी साल के बाद। इनको उसकी तफ्तीश मुकम्मल करना, मुलजमान गिरफ्तार करने या बेगुनाह करने, उनको जेल भिजवाना, उनकी बेल में करना, मुकदमा खारिज करने के बाद में ट्रायल में जाना या उसका चालान पेश करना, ये कुछ छोटा प्रोसीजर नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है। तो तफ्तीशी अफसरान मजलूम तरीन तबका है पुलिस डिपार्टमेंट का, खासतौर पर फैसलाबाद पुलिस डिपार्टमेंट का। अच्छा, हमारे करंट पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो सूरत हाल है, मैं ज़रूर ये भी चाहती हूँ कि आप पुलिसिंग में क्या डिफरेंस आया उनकी वजह से, बट उससे पहले अगर आप तैयब की बात का रिस्पॉन्स देना चाहिए। जी, इन्होंने यहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमारे आईओएस पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, इस पर कोई शक नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जो पुलिसिंग है उसमें रिसोर्सेज का इजाफा पॉपुलेशन के साथ होना चाहिए। हाउएवर जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो आज की पॉपुलेशन के साथ कंप्लाई अनफॉर्चुनेटली नहीं करती। मगर अगर आप बिगर पिक्चर देखें तो वी आर रिसोर्स डेफिसिट कंट्री। हम पहले ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा है,
तो वी कांट एक्चुअली पुट ऑल द ब्लेम ऑन रिसोर्सेज। हम शुरू से ही इस प्रोग्राम में बार बार यही बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज कम है। यकीनन रिसोर्सेज कम है, मगर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में या डेवलपिंग कंट्री में हमेशा रिसोर्सेज कम ही रहेंगी। सो वी हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज। यस 70, 80, 100, 110 इन्वेस्टिगेशंस हैं आयुष के पास, विच आई थिंक इज अनमैनेजेबल, बहुत मुश्किल है मैनेज करना। मेरे पास लास्ट ईयर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद 25 थी, तो इट वाज वेरी हेक्टिक फॉर मी कि बाकी ड्यूटीज़ भी करनी है और वो इन्वेस्टिगेशंस भी मैनेज करनी है। सो इसको स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, एक हमें थ्रेशोल्ड बना देना चाहिए कि इससे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस मार्क नहीं होंगी। जो स्पेशलाइजेशन की इन्होंने बात की है, बिल्कुल स्पेशलाइजेशन जो इन्वेस्टिगेशन अलहदा कर दी गई है पुलिस ऑर्डर में, वो बड़ी अच्छी है, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। हाउएवर जैसे जितनी ये डफरी कह रहे हैं उतनी डफरी तो तकरीबन शायद लाहौर पुलिस भी है, जहाँ पे इससे 4 गुना ज़्यादा क्राइम है। सो डफरी हमारी इतनी रहेगी, वी नीड टू एक्चुअली मैनेज द रिसोर्सेज बेटर। और दूसरा, शायद हमें किसी वक्त आज से 10-15 साल बाद में ये भी सोचना पड़ेगा कि कौन से केसेस हैं जिनको हमने सिर्फ रिपोर्ट करके रजिस्टर कर देना, दैट्स इट, और कौन से हैं जिसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये एक मैं प्रपोजल दे रहा हूँ, ये ऑफिशियल मैं नहीं कह रहा, अपना पर्सनल ख्याल बता रहा हूँ कि अगर हम ये फैसला करें कि किसी का 2000 का मोबाइल अगर चोरी या गुम हुआ है, तो वी आर नॉट गोना इंक्वायर इट और इन्वेस्टिगेट इट। उसको हम दर्ज कर लेंगे, उसको उस मोबाइल का जो भी टेक्निकल हो सकता है वो हम कर देंगे, बट हम उस पर पूरा वो प्रोसेस नहीं करेंगे। अभी उस पर भी पूरा प्रोसेस हो रहा है, विच इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव और कॉस्ट बेनिफिशियल। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन क्राइम्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है। एंड आई थिंक अवाम मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं समझ पाती कि क्यों इस केस पर फोकस नहीं किया गया या FIR को क्यों इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, बट इट कम्स बैक टू रिसोर्सेज। मजीद गुफ्तगू करें उससे बड़े ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरियत सन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे हैं फैसलाबाद शहर और जड़ावाला के क्राइम के हवाले से डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ऑफ कोर्स पुलिसिंग सिर्फ एक एस्पेक्ट तक लिमिटेड नहीं होती है, एंड और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। वो चाहे किसी क्राइम के हो जाने के बाद किस तरह से उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, किस तरह से वो केस प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट में, क्या मुजरिम को सज़ा मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। तैयब, अगर हम जड़ावाला डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज और फिर जब केस कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है टू द पॉइंट कि जब मुलजिम को सजा मिल जाती है, क्या प्रोसीजर्स हैं और क्या लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं? फातिमा, देखिए, रेस्ट्रिक्शन तो हर जगह पे रिसोर्सेज के हवाले से मौजूद है। रिसोर्सेज की कमी की वजह से आईओ को, इवन अफसरान को भी कदम कदम पे रेस्ट्रिक्शंस देखनी पड़ती हैं। यही वजह है कि जो केस है उसका स्टैंडर्ड टाइम 14 डेज है चालान अदालत में ट्रायल के लिए सबमिट करवाने के लिए, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, एक यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, वो इररेलेवेंट भी है, रेलिवेंट भी है, कि वहाँ पे चूँकि मर्डर वाले मामलात और अक़दाम कत्ल, गोलियाँ मार देनी, बंदा बच गया चले, इस तरह के मामला ज़्यादा है। ज़मीनों के इशूज़ हैं, ओल्ड एनिमिटी है। होता क्या है कि लोगों ने मर्डर किया या अपने अपोनेंट को, पार्टी को गोलियां मारी, उसके बाद वो फरार हो गया। बड़े आसानी से लोग आउट ऑफ कंट्री फरार हो जाते हैं। उसमें मैं समझता हूं कि दो अदारों का आपस में, ऑर्गेनाइजेशंस का अब वो नहीं है, आपस में काम करने के लिए कोई SOP नहीं है, कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं है इनका, इनमें आपस में कोई कम्युनिकेशन गैप है, कुछ भी कह लें आप इसको। चाहिए तो ये कि जैसे ही कोई खुदा न खास्ता मर्डर हुआ तो फौरी तौर पे जो आप दीगर उसको PO करवाने के लिए कोर्ट से उसकी जायदाद, प्रॉपर्टी कुर्क करवाने के लिए जो इक़दाम करते हैं, उससे पहले आपको सबसे इमिग्रेशन के लिए हुकाम को, FIA को लेटर लिखना चाहिए कि ये बंदा किसी भी फैसलाबाद समेत पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट से स्किप नहीं होना चाहिए। अब आपके 30 के अराउंड हीनियस जो POs हैं वो आउट ऑफ कंट्री फरार हो चुके हैं, उनके रेड वारंट भी। अच्छा, ये 30 वो है जो पुलिस को पता लग चुका है कि ये फरार है, अदरवाइज पता नहीं कितने फरार है, ये नहीं पता लोग, जिनके कुछ सबूत आ जाते हैं, कोई पासपोर्ट की कापी, उसका एग्जिट वहाँ पे इमिग्रेशन से कोई रिकॉर्ड आ जाए तो उसको ये डेड वारंट जारी करवाते हैं कि इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ ये सैकड़ों में तादाद होगी। तो इस तरह की ये चीज़ें अगर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ FIA का, अच्छा नादरा में बड़ा अजीब काम मैं समझता हूँ होता है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ,
इनको सीसीटीवी फुटेज आई है, फुटेज में उसका फेस आया है, ये उन्होंने तस्वीर लेके और नादरा को भिजवाई के मैच करें ये किसका ये आईडी कार्ड कब बनेगा, वो जरा सा भी डिफरेंस आ जाए, जरा सा भी 0.1% भी कोई शेप बड़ी हुई हो थोड़ी सी, तो वो मैच नहीं करते, ये मैच नहीं हो रहा। मतलब सिस्टम उनका और जदीद होना चाहिए। इस तरह के रिसोर्सेज अगर पुलिस को साथ मिल जाए अदारे, मैं समझता हूँ आप हमारी पुलिस कुछ भी कर सकती है, हर काम हर जुराइम ट्रेस कर सकती है। आपके अपने करियर में कई सारे मोमेंट्स ऐसे रहे होंगे जहां पर आपने सोचा होगा कि शायद व्हाट एम आई डूइंग, और कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी रहे होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग कौन से थे, मेमोरेबल, जो आपको अभी भी याद है? इंटरेस्टिंग जो है वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी था। तकरीबन 2 साल पहले आपको याद होगा टीएलपी ने मुल्क भर में जलाओ घिराओ और इस किस्म की सिचुएशन की थी। सो उस सारे में अनफॉर्चुनेटली जो मेरे साथ टीम थी उन्होंने कहा कि वी हैव टू गो टू वॉशरूम, सो वी वेंट टू थाना शफीकाबाद, उसके साथ डीएसपी का ऑफिस था, तो हम वहाँ चले गए। सो वहाँ पे हमारा जो है घेराव हो गया और जिस बिल्डिंग में हम थे उस पे लोगों ने मोलोटोव कॉकटेल, जो एक बोतल में पानी ऑयल भर के उसको आग लगा के जो फेंकते हैं, मोलोटोव कॉकटेल थ्रो करना शुरू कर दिए। सो आई थिंक वी वर अराउंड 10 men inside the building and 10 men in the next building. सो मैंने सारों से कहा कि भाई आप कलमा पढ़ ले, मैंने कलमा पढ़ा दिया और वो हम कोई मौजाती तौर पे बच के आई चेंज्ड इनटू शलवार कमीज और मैं उनके अंदर से गुजर के कलमा पढ़ता हुआ थाने गया। वहाँ जाके एक और बंदे को मैंने कहा, हमने कुछ और कपड़े अरेंज किए और हमने अपने 10 बंदे अगले 2 घंटे में वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को इंजरी भी नहीं हुई, कोई कैजुअल्टी भी नहीं हुई। तो दिस वाज आई थिंक द मोस्ट थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग मोमेंट ऑफ माय करियर। देव, हम जब फ्रॉम एन आउटसाइडर पर्सपेक्टिव देखते हैं हमें लगता है कि पुलिसिंग इज वेरी इजी, इट्स पार्ट ऑफ द जॉब, बट कितना मुश्किल होता है टू बी इन दैट स्पिरिट। जिस तरह आपने भी बात की कि इंटरेस्टिंग भी था और थ्रिलिंग भी वही इंसिडेंट था जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता था। तो अगर आप इस पे कुछ कहना चाहें। फातिमा, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आप ये देख लें, सीएसएस के बाद जो जो डिपार्टमेंट्स मिलते हैं, पीएसए सारा कुछ है, डीएमजी ग्रुप है, सबसे मुश्किल तरीन जो ग्रुप है वो पुलिस ग्रुप में जॉब करना है। आप देखें 24/7 आपकी जान हथेली पे है। डाकू अब तो इतने फास्ट हो गए हैं, वो 1 सेकंड के अंदर गोली मार देते हैं, खबर पुलिस वाला या आम पब्लिक का मैन है। सेक्टेरियन इश्यूज के अलावा हमारे जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें भी हर एक की जान दांव पे लगी है। हमारे 107 के 8 के करीब हमारे शोधा हैं फैसलाबाद पुलिस के, जिन्होंने इसी तरह अपनी जानें दी हैं। तो सबसे मुश्किल, सबसे ज़्यादा प्रेशर भी इन पे होता है। इनकी है डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग, हर वक्त पब्लिक डीलिंग इन्होंने करनी है। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी पब्लिक डीलिंग एक पार्टी की हद तक है। प्रॉपर्टी के लिए कोई इशू है, मैं एक्साइज ऑफिस गया हूं तो सिर्फ मेरा इशू है, मेरी प्रॉपर्टी का इशू है। अगर मेरी प्रॉपर्टी का इशू किसी और के साथ है, पुलिस के पास जाऊंगा, 2 पार्टियों को डील करना पड़ेगा। एक पार्टी सच्ची होगी, एक पार्टी झूठी होगी। जिसका काम मेरिट पे हो गया, दूसरी कहेगी पुलिस ठीक नहीं है। इन्होंने इस तरह के इल्जामात भी लेने हैं, इन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करना है, इन्होंने मीडिया का प्रेशर भी बर्दाश्त करना है, इन्होंने वकला का प्रेशर भी बर्दाश्त करना है, इन्होंने अपने अफसरान से और जजिस से सख्ती भी झेलनी है, इन्होंने पब्लिक का क्राइम की डिटेक्शन भी करनी है, प्रिवेंशन भी पहले करनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज में इन्होंने लोगों को सिक्योर भी करना है। खुदा न ख्वास्ता कोई बड़ा हादसा, खुदा न ख्वास्ता 2 डबल मर्डर भी हो जाए, इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इनको ट्रेस कैसे करना है, इनको पकड़ना कैसे है। जिस तरह ये हमारे एक्स बाद के सदर थे नवीद घुम्मन साहब, उनका डबल मर्डर हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था पुलिस पे। उनमें से कुछ 2 लोग गिरफ्तार हैं, कुछ ने पूरी बेल करवाई है। वो तो इशू को बताने का मकसद है कि अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट इसी तरह चलता रहा, कम रिसोर्सेज कम स्ट्रेंथ के साथ, तो ये मजलूम तरीन डिपार्टमेंट है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं लेकिन उनकी तादाद कम होती है। यह भी है, कम है बहुत। काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। काम करने से पॉलिटिकली भी रोका जाता है, काम करने से बहुत तरीकों से रोका भी जाता है। तो अगर पुलिस को किसी की भी इंटरफेरेंस से पाक कर दें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पाक कर दें, हर प्योर मेरिट पे ये काम करें, आप देखें इन्हीं रिसोर्सेज में भी जराइम 90% रिड्यूस हो जाएगा।
आपने अपनी करियर की शुरुआत कहाँ से की? एंड वाज इट इन यूनिवर्सिटी? हमेशा से जानते थे या एक सर्टेन पॉइंट पे आपने सोचा कि दिस इज द डायरेक्शन आई वांट टू गो इन? I started doing CA around I think 20 years back और CA में मैंने तकरीबन 8-9 साल उस फील्ड में मैंने जॉब भी की है। मैंने एक CA फर्म से 3.5 साल की ट्रेनिंग होती है, जॉब होती है, वो की। उसके बाद मैं एक कॉलेज में दैन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था, मुख्तलिफ जॉब्स भी करता रहा। इससे पहले CSS करने से पहले मैं नेस्पाक एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान, मैं उसमें मैनेजर ऑडिट एंड अकाउंट्स था। दैन पता नहीं क्या ख्याल आया कि मैंने CSS की अटैम्प्ट दी और वो अल्लाह का शुक्र है कि हो गया। और उस पर पुलिस भी आना एक बाय चांस था, इसलिए कि मैंने AJK कोटा से एग्ज़ाम दिया कि आई बिलोंग टू AJK और AJK में मैंने टॉप किया और मुझे जो है वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में लोकेशन मिली। तो आई थिंक इट वाज नॉट प्लान्ड। नो वन जो मेरे फ्रेंड्स या फैमिली या सर्कल में हो वो कभी नहीं ये सोच सकते थे कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, बिकॉज आई वाज अ टीचर, आई वाज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आई वाज एन ERP कंसल्टेंट, बट आई वाज नेवर आई थिंक मेंट और डेस्टिन्ड टू बी अ पुलिस ऑफिसर। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही मेरा ख्याल है। और घर वालों के लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था, उन्हें जो है इस बात की और इस जॉब की जो डिमांड है, जैसा भी इन्होंने कहा कि 24/7 जॉब, तो इसकी जो ग्रूलिंग डिमांड्स हैं उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगा और मुझे भी काफ़ी इसे टाइम लगा इसको समझने में। तो अगर हम आज के अपने डिस्कशन को राउंड अप करने की कोशिश करें, क्या एडवाइस देंगे हमारी आवाम को, पुलिस को, गवर्नमेंट को? देखिए जी, गवर्नमेंट को मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में ये एडवाइस देता हूँ कि इसको आप सुतेलों जैसा सलूक ना पुलिस डिपार्टमेंट से करें, अमनो मान को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं है, कोई भी हुकूमत आती है स्टेट की, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। अगर आपके लोग महफूज हैं, आपके सिटीजन रात को भी महफूज होकर ट्रैवल कर सकते हैं, देन आप समझें कि आपका मुल्क बहुत तरक्की करेगा, आपका सिटी बहुत तरक्की करेगा। पब्लिक को मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरिट पे नहीं हैं तो अल्टीमेटली पुलिस आपके खिलाफ चलेगी, तब आप फिर पुलिस को बुरा ना कहें, खुद अपने गिरबान में झांकें कि हम गलत थे। तीसरी बात, ये पुलिस ऑफिसर्स को, खास तौर पे CSPs को ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उन पर जितना काम का बर्डन है उनसे उतना प्यार करें। वो भी इंसान है, जिन नहीं है वो। 200 तफ्तीशें मुकम्मल करनी, सारा दिन आप लोगों ने, एक SP या सर्कल ऑफिसर एक IO को बुलाएगा तो 6 घंटे से पहले फारग नहीं करेगा, खड़ा है वो बाहर, अपने काम दूसरे भी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के भी और भी काम कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि दिन को अफसरान भुगताए, कोर्ट्स भुगताए, शाम को वो गश्त भी करे, पार्टियां भी सुने, अक्यूज को, कल्प्रिट्स को गिरफ्तार भी करे, रात को गश्त भी करे, सुबह हाईकोर्ट भी जाए। तो उनसे मोहब्बत करें, वो काम करेंगे। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।